मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम वेपन मास्टर है। अध्याय 361 से 370। ये घाव संभवतः तलवार का घाव है। काले कपड़े पहने राक्षस व्यक्ति ने उदास चेहरे से कहा। तलवार का घाव, यह अवश्य ही पहले वाला मानव वंश होगा। जब 8वें चरण के एक मजबूत वेयरवुल्फ ने यह सुना तो वह तुरंत गुस्से में गुर्राया। उसके खुले मुंह के अंदर उसके नुकीले दांत भयंकर थे। मानव कबीला। काले कपड़े पहने राक्षस अपनी भौहें सिकोड़े बिना न रह सका। बिल्कुल, जब हम 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िए को लुभाने के लिए जा रहे थे तो हमने एक मानव कबीला देखा। हमने पहले सोचा था कि इसे 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िए ने काट कर मार डाला होगा, लेकिन हमने अपने पीछे कुछ गतिविधि सुनी। वेयरवुल्फ एक ही समय में थोड़ा हैरान और क्रोधित था। हाँ, लाल सींग वाले स्टेज 8 के भालू को भी होश आया और उसने दांत पीसते हुए कहा, उस कमीने ने चुपके से हमारा पीछा किया होगा और जब 3 सिर वाला ड्रैगन भेड़िया अपने चरम पर था तब उसे मार डाला होगा। अरे यार, क्या तुम सोचते हो कि भेड़िया होने का नाटक करके तुम हमसे छिप सकते हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, भालू आदमी और भी क्रोधित हो गया। पेंग की ध्वनि के साथ उसने पेड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये वास्तव में मानव कबीला है। घृणास्पद। उसे ढूंढो, उसके शरीर को 10,000 टुकड़ों में काट दो। कोट कोट डॉट 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 कोट। वेयरवुल्फ और भालू आदमी की बातें सुनकर दानव कबीले के कई विशेषज्ञ बिजली की तरह क्रोधित हो गए और जगह शोर और उत्साह से भर गई। अचानक एक छोटी काली आकृति आसमान से नीचे गिरी। ये एक बाज के सिर वाली महिला थी, जिसकी पीठ पर एक जोड़ी विशाल काले पंख थे। वह उन 2 ईगलमैन में से एक थी जो पहले 3 सिर वाले ड्रैगन वुल्फ को घेर रहे थे। जैसे ही वह उतरी, उसने काले कपड़े पहने राक्षस को देखा और तीखी आवाज में चिल्लाई, मोकांग, हमें वहां एक मानव कबीला मिला है। ईगल लोट्स वर्तमान में उसका पीछा कर रहा है। ठीक है, यंग रोंग, तुम और यंग हे उस पर नजर रखो। उसे भागने मत दो। समझा? यंग रोंग ने जवाब में सिर हिलाया। उसने अपने कई मीटर लंबे पंख फैलाए और उन्हें हवा में फड़फड़ाया। उसका छोटा सा शरीर हवा में उड़ गया और आकाश में गायब हो गया। सब लोग, हम उसका पीछा करेंगे। हम उस मानव कबीले के कमीने को बचकर भागने नहीं देंगे। मोकांग ने कठोर स्वर में चिल्लाया और उस दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया जिस दिशा में यंग रोंग गई थी। पीछा करना। अन्य दानव कबीले के योद्धाओं ने जरा भी संकोच नहीं किया और बिजली की गति से उनका पीछा किया। ईगलमैन। तांग हुआन जल्दी से उछल पड़ा और समय समय पर ऊपर की ओर देखता रहा। पत्तों के बीच की दरारों से उसे कभी कभी आकाश में मंडराती हुई आकृति की झलक मिल जाती थी। ईगलमैन 7वें चरण में केवल एक महान दानव था, लेकिन उसकी जांच करने की क्षमता अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी। जब तक तांग हुआन जंगल में घूम रहा था, उसके लिए उसकी आंखों से बचना असंभव था। हालांकि जब तांग हुआन ने 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया को रोका तो उसने पहले से ही इस तरह के परिणाम की उम्मीद की थी। इस समय वह चिंतित नहीं था। उसने केवल वास्तविक क्यूई को चरम सीमा तक प्रसारित किया और इधर उधर दौड़ना जारी रखा। आकाश में ईगलमैन के साथ अन्य विशेषज्ञ संभवतः पहले ही उसका पीछा कर चुके होंगे। यदि ये कुछ दूरी पर होता और ऊपर से कोई ईगलमैन नहीं देख रहा होता तो तांग हुआन पूरी तरह से दौड़ना बंद कर सकता था और फिर अपनी सारी आभा वापस ले सकता था और खुद को छिपा सकता था। 9 यांग डिवाइन फनेस और स्पिरिट पिल को चरम सीमा तक प्रसारित करने पर, यहाँ तक कि 3 हेड्स ड्रैगन वुल्फ भी उसके अस्तित्व का पता नहीं लगा पाएंगे। दानव कबीले के उन युवा विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए। लेकिन इस समय तांग हुआन के पास भागने के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं था। बेशक वह वापस जाकर दानव कबीले के युवा विशेषज्ञों से भी लड़ सकता था, लेकिन यह उसके लिए सबसे अच्छा समय नहीं था। यदि तांग हुआन गलत नहीं था तो 8वें चरण के राक्षसी कमांडरों में से एक, लियू कियानये, के पास उसके बराबर की ताकत हो सकती है। एक बार आप गिर गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तांग हुआन का शरीर एक बहती हुई छाया की तरह था और एक टूटते हुए तारे की तरह तेज था। थोड़ी देर बाद तांग हुआन पहले ही कई 100 मीटर ऊंची पहाड़ी श्रृंखला पर चढ़ चुका था। इस स्थिति में खड़े होकर कोई भी व्यक्ति अपने चारों ओर दूर क्षितिज से उठती हुई प्रकाश की 5 अलग अलग रंग की किरणें देख सकता था। शान के परिचय के अनुसार वे आकाश स्तंभ थे जो 5 अलग अलग दिशाओं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम में खड़े थे। यह उन 5 आकाश स्तंभों का अस्तित्व था जो इस लुओफू विश्व को सहारा देते थे। लाल प्रकाश लुओफू विश्व के सुदूर दक्षिणी बिंदु पर था, सफेद प्रकाश पश्चिम में था, काला प्रकाश उत्तर में था और पीला प्रकाश केंद्रीय लुओफू विश्व के केंद्र में था।
यहीं पर लुओफू पवित्र पर्वत और एक्सट्रीम स्पिरिट पैलेस भी स्थित थे। तांग हुआन अपनी स्थिति को बहुत आसानी से निर्धारित करने में सक्षम था। उसने तुरंत अपनी दिशा बदल दी, पहाड़ की चोटी से नीचे की ओर भागा और लुओफू पवित्र पर्वत की ओर बढ़ गया। समय बीतता गया और अनजाने में ही आसमान में अंधेरा छाने लगा। यद्यपि लुओफू विश्व में सूर्य नहीं था, फिर भी दिन और रात होते थे। भागो मत मानव, शांत खड़े रहो। कोट। अभी भी समय समय पर गुस्से भरी दहाड़ें सुनी जा सकती थीं। तांग हुआन चुपके से चौंक गया था। वे दोनों आधे दिन से एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, लेकिन उसने दानव कबीले के विशेषज्ञों को नहीं खोया था। कुछ समय पहले, जब वह एक खाली क्षेत्र को पार कर रहा था, उसने अपने पीछे एक त्वरित नजर डाली और पाया कि चरण 8 के वे दानव कमांडर उससे केवल 200 मीटर की दूरी पर थे। स्टेज 7 ग्रेट डेमंस थोड़ी दूर पर थे, लेकिन यह 500 मीटर से अधिक नहीं था। इससे वह दानव कबीले के मांस शरीर की अत्याचारी शक्ति को देख सकता था। सौभाग्य से, जब तांग हुआन ने टूल्स विधि को परिष्कृत करने के लिए पवित्र बनिन क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग किया था, तब उसका मांस शरीर भी अतुलनीय रूप से मजबूत हो गया था। इसके अलावा डेंटियन के भीतर नौर यांग दिव्य भट्टी लगातार उच्च गति से घूम रही थी, जिससे तांग हुआन को अपने पूरक के रूप में आसपास की प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार अवशोषित और परिष्कृत करने की अनुमति मिल रही थी। इस वजह से तांग हुआन की असली क्यूई की खपत बेहद धीमी थी। यदि यह कोई अन्य मानव कबीला होता, तो वे अपनी सारी वास्तविक क्यूई का उपयोग कर लेते और दानव कबीले के अन्य विशेषज्ञों द्वारा उन्हें भगा दिया जाता। अभी, हालांकि तांग हुआन उन्हें दूर नहीं कर सका, फिर भी वे दूरी कम करने में असमर्थ थे। अनजाने में ही आसमान काला हो चुका था। आकाश स्तंभों से आने वाली 5 चमकदार प्रकाश किरणों के अलावा लुओफू विश्व पहले से ही पूरी तरह से अंधकार में हो चुका था। हवा में 2 ईगलमैन अभी भी चक्कर लगा रहे थे। यहाँ तक कि आधी रात में भी ईगलमैन की आंखें अभी भी बहुत तेज थीं, जो लगातार तांग हुआन की गतिविधियों के बारे में दानव कबीले के विशेषज्ञों को बता रहे थे जो उसका पीछा कर रहे थे। रात बीत गई और 2 दिन चुपचाप बीत गए। हालांकि दानव कबीले के विशेषज्ञों का समूह लगातार बना रहा, अंत में वे लोहे से नहीं बने थे। उनके शरीर, उनकी गति धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन तांग हुआन अभी भी अपनी वास्तविक क्यूई को बनाए रखने में सक्षम था, जिसके कारण उनके बीच की दूरी और अधिक बढ़ गई, जब तक कि स्तर 8 शैतान कमांडर पहले से ही उससे 400 से 500 मीटर दूर नहीं थे, और स्तर 7 महान दानव शायद पहले से ही हजारों मीटर दूर थे। यदि आकाश में ईगलमैन न होते तो तांग हुआन पहले ही सफलतापूर्वक बच निकला होता। पिछले 2 दिनों में तांग हुआन ने कई बार 2 ईगलमैन को लुभाने और मारने का प्रयास किया था। दुर्भाग्य से, वे अत्यंत सतर्क थे, लगातार हवा में चक्कर लगा रहे थे, जिससे तांग हुआन कुछ भी करने में असहाय हो गया। तांग हुआन को ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि वे इतने सतर्क क्यों थे। पीछा करने की प्रक्रिया में तांग हुआन को कई भयंकर जानवरों का सामना करना पड़ा था जो स्टेज 7 मार्शल मास्टर के बराबर थे, लेकिन अंत में उन सभी को तांग हुआन ने एक ही गोली में मार डाला। ये दृश्य देखकर दोनों ईगलमैन तांग हुआन से बहुत भयभीत हो गए और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि वे इस तरह से उस पर निगरानी नहीं रख सकते थे। मुझे अभी भी कोई रास्ता सोचना है। तांग हुआन का दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन ठीक उसी क्षण एक चिंतित और तीखी चीख अचानक हवा में फूट पड़ी, जैसे कोई तेज सुई उसके कानों को छेद रही हो। चिल्लाई हो। तांग हुआन ने ऊपर देखा और आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। वहां केवल कुछ बड़े पेड़ थे और वह ऊपर आसमान से स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ऊपर चक्कर लगा रहे 2 ईगलमैन में से एक ने चीख मारी और घबराया हुआ सा पीछे की ओर भागा। अन्य ईगलमैन अभी भी आसमान में ऊपर चक्कर लगा रहे थे, लेकिन तांग हुआन को उसकी हरकतों से थोड़ी चिंता महसूस हो रही थी। क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि आगे कोई खतरा हो? कोट। तांग हुआन ने भौहें सिकोड़ी और अवचेतन रूप से अपनी जगह पर रुक गया। अगले ही पल तांग हुआन ने सरसराहट की आवाज सुनी। ये बहुत ही सूक्ष्म थी। उसकी दृष्टि की रेखा के अंत में दोनों तरफ घनी झाड़ियां तेजी से गिर रही थीं, मानो कोई चीज हवा और लहरों का फायदा उठाकर उसकी दिशा में तैर रही हो। इसकी गति वास्तव में 3 सिर वाले ड्रैगन सांप की चरम अवस्था से भी अधिक थी। सांप। जैसे ही यह शब्द तांग हुआन के दिमाग में कौंधा, उसने सामने से एक अत्यंत भयावह ठंडी आभा को महसूस किया। अरे, स्टेज 9 मार्शल सेंट के बराबर कोई और भयंकर जानवर नहीं हो सकता, है ना? तांग हुआन ने मन ही मन कोसा, और बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत पलटा और वापस भागा। उसकी दृष्टि में स्तर 8 के दानव कमांडरों ने पहले ही उनका पीछा करना बंद कर दिया था, और ईगलमैन जो पहले उड़कर वापस आ गए थे, काले कपड़े पहने राक्षस व्यक्ति के पास खड़े थे और उसे वहां से चले जाने की सलाह दे रहे थे। आखिरकार वह 2 दिन और 2 रातों से उनका पीछा कर रहा था।
खासकर जब से तांग हुआन अभी भी उनकी ओर दौड़ रहा था, उसके लिए अपना मन बनाना कठिन था। चीख। ऊपर आसमान में एक और चीख सुनाई दी, और वह वास्तव में और भी अधिक तीव्र थी। और इस समय तांग हुआन पहले से ही दानव कबीले के कई विशेषज्ञों से 200 मीटर से भी कम दूरी पर था। मोकांग, झिझकना बंद करो, जल्दी करो और यह जगह छोड़ दो। ये एक एमेथिस्ट किंग स्नैक है। न केवल इसमें थ्री हेडेड ड्रैगन स्नैक की शक्ति है, बल्कि इसकी गति थ्री हेडेड ड्रैगन स्नैक से भी अधिक है। हमने जो जहर तैयार किया था वह सब खत्म हो चुका है, अब हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है। लैंग जियांग, तुम लोग पहले जाओ। मो टिंग, मो कुन, डेमन चेज, तुम लोग मेरे साथ रहो। चाहे कुछ भी हो, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने हाथों से इस कमीने मानव कबीले की देखभाल करूंगा। मोकांग नामक राक्षसी व्यक्ति का चेहरा अस्थिर था। अंततः उसने अपना मन बना लिया और धीमी आवाज में चिल्लाया, जी श्रीमान। अन्य 3 राक्षसी पुरुषों ने दांत पीसकर एक स्वर में उत्तर दिया। नीले वेवोल्फ सहित अन्य कुछ दानव कबीले विशेषज्ञ उसकी बातें सुनकर झिझक गए। लैंग जियांग, जल्दी जाओ, उन भाइयों को हमारे पीछे ले आओ। यंग रोंग, हम केवल 4 ही बचे हैं। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो आप और यंग हे हमें अपने साथ ले जा सकते हैं। चल दर। वेवोल्फ और दानव कबीले के बाकी विशेषज्ञ अब हिचकिचा नहीं रहे थे, वे सभी मुड़े और पागलों की तरह भाग गए। शैतान मंडप, शैतान झील और दानव शतरंज, चलो चलें। मोकांग ने गुर्राहट के साथ तांग हुआन की ओर दौड़ लगाई। दूसरी ओर मोकांग, मोकुन और डेमन शतरंज ने मोकांग के पीछे चलने के लिए अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। आप सभी। यंग रोंग की आंखों में अत्यंत मानवीय कड़वी मुस्कान भरी हुई थी। तभी यंग रोंग अपनी चोंच खोलकर एक तीखी चीख निकाल सकी। जब हवा में मंडराते यंग हे ने यह आवाज सुनी तो वह तुरंत उनके पास आ गया। इन कमीनों ने अभी भी हार नहीं मानी है। तांग हुआन मन ही मन ठंडी हंसी हंसने लगा। वह पहले से ही ईगलमैन की बातचीत को हल्के से सुन चुका था और वह जानता था कि एक एमेथिस्ट किंग स्नैक जो 3 सिर वाले ड्रैगन वुल्फ से भी अधिक शक्तिशाली था, उसके पीछे प्रकट होगा। फुट विज, हवा के थमने की आवाज हवा में गूंज रही थी। उस समय मोकांग और बाकी सभी लोग तेजी से उड़ रहे थे, उन दोनों के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। उसी समय तांग हुआन के पीछे सरसराहट की आवाज और भी तेज हो गई थी। कुछ ही समय में मोकांग और बाकी लोगों ने तांग हुआन का रास्ता रोक दिया था, और कुछ और छलांगों के बाद मोटिंग, मोकुन और चेस पहले से ही 3 अलग अलग दिशाओं में थे। चरण 8 के 4 कमांडर इन चीफ तांग हुआन के चारों ओर थे, उनके शरीर हत्या के इरादे से भरे हुए थे। इस समय 2 ईगलमैन भी उस स्थान पर आ पहुंचे थे जो किनारे से कुछ ही दूरी पर था। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी उड़कर चले जाएंगे। उनके 2 जोड़ी पंख जो पूरी तरह से खुले हुए थे, समय समय पर फड़फड़ाते थे, और उनकी गति वास्तव में तेज होती जाती थी, जिससे इस छोटे से क्षेत्र में हवा के झोंके पैदा होते थे। आप सभी वास्तव में मृत्यु से नहीं डरते। अपने आसपास का दृश्य देखते हुए तांग हुआन की आंखों में एक उपहासपूर्ण मुस्कान चमक उठी। मारना। स्थिति अत्यंत गंभीर थी और उन्हें 2 ईगलमैनों द्वारा उच्च ऊंचाई पर ले जाना पड़ा, इससे पहले कि एमेथिस्ट किंग स्नैक्स उनकी जान बचाने के लिए वहां पहुंच जाते। अभी उनके पास बचा हुआ समय बहुत कम था, इसलिए तांग हुआन की उपहास सुनने के बाद मोकांग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी धीमी दहाड़ के बाद 4 आकृतियां एक ही समय में मध्य तांग हुआन की ओर झपटी। हिस। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपने पैर हिलाए, दुनिया में एक अतुलनीय तीखी चीख गूंज उठी। यह न केवल कानों को छेदता है, बल्कि आत्मा में भी गहराई तक प्रवेश करता है, मानो ये पूरी आत्मा को छेद देगा। उस क्षण दोनों ईगलमैन और 4 राक्षसी लोग अचंभित थे, या तो उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया या चलना बंद कर दिया। तांग हुआन थोड़ा हैरान हुआ, जानवर की चीख में वास्तव में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी की आत्मा को चूस सकती थी। सौभाग्यवश उसकी अपनी आत्मा काफी मजबूत थी, इसलिए उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उसके आसपास के लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। जल्दी करो। कुछ क्षण की अनुपस्थित चित्तता के बाद दानव वंश के कुछ विशेषज्ञ अपनी अचंभे से जाग गए थे। दोनों ईगलमैन एक ही समय में उत्सुकता से चिल्लाए, उनके पंख उन्मत्तता से फड़फड़ा रहे थे, जबकि उनके छोटे शरीर ऊपर तैर रहे थे। लगभग उसी समय जब उनकी आवाजें गूंज रही थीं, एक तेज हवा चलने लगी। पलक झपकते ही न केवल मोकांग ने देखने के लिए अपना सिर उठाया, बल्कि तांग हुआन और अन्य राक्षसी मनुष्यों ने भी अवचेतन रूप से देखने के लिए अपना सिर घुमाया। एमेथिस्ट राजा सांप। एक क्षण के बाद तांग हुआन की पुतलियां सिकुड़ गईं। लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक बैंगनी सांप का सिर पहले से ही 10 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उठ चुका था। उसकी लाल जीभ फुर्ती से हिलती थी और फुफकारने जैसी आवाजें निकालती थी। उसके मुंह में तीखे नुकीले दांत स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। इस समय
उसकी दो रक्त लाल लालटेन जैसी आंखें कृपालु भाव से उन्हें घूर रही थीं। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और ऐसा लग रहा था कि उनमें से रिक्त पिपासु और क्रूर निर्दयता निकल रही है। उसके विशाल सिर के नीचे एक बाल्टी जितना मोटा शरीर था। उसका रंग उसके सिर के समान ही बैंगनी था। दूर से देखने पर उसके शरीर पर मौजूद शल्क बिल्कुल साफ दिखते थे, मानो वे बैंगनी रंग की जैड की प्लेटें हों जो करीने से जड़ी हुई हों और बेहद खूबसूरत चमक बिखेर रही हों। हालांकि इस भव्य उपस्थिति के नीचे एक असाधारण भयानक शक्ति छिपी हुई थी। इसकी गर्दन 10 मीटर से अधिक लंबी थी और इसका शरीर निश्चित रूप से 10 मीटर से अधिक था। इतने लंबे और मजबूत शरीर के साथ बस एक साधारण झटका 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड की हड्डियों को तोड़ने और टेंडन्स को तोड़ने में सक्षम होगा। हिस। एमेथिस्ट राजा सांप ने अपना खूनी मुंह खोला और एक बार फिर चीख निकाली। उसी समय अचानक उसकी गर्दन आगे की ओर बढ़ी, मानो वह सब पर झपटने वाला हो। हालांकि अगले ही पल उसका विशाल सिर हवा में रुक गया और उसकी रक्त लाल आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। कुछ क्षण की अनुपस्थित चित्तता के बाद मोकांग, यंगरोंग और 8वें चरण के अन्य दानव कमांडर इन चीफ और 7वें चरण के दानव कमांडर की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। इस समय उनकी दृष्टि वास्तव में एक चमकदार लाल चमक से भर गई थी। लाल रोशनी के उस गोले के अंदर तांग हुआन का शरीर हल्का सा दिखाई दे रहा था। मोकांग, यंगरोंग और बाकी सभी आश्चर्यचकित थे। हालांकि जिस बात ने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह थी ऊर्जा के अतुलनीय अत्याचारी उतार चढ़ाव जो ज्वलंत लाल प्रकाश के विस्फोट के साथ थे। इस समय तांग हुआन के चारों ओर की हवा हिंसक रूप से मुड़ने लगी और पानी की लहरों के घेरे नंगी आंखों से भी दिखाई देने लगे। लगभग उसी समय एक असाधारण भयानक आभा फैलने लगी जिससे मोकांग, यंगरोंग और अन्य लोग कांपने लगे। उन्हें अस्पष्ट अनुभूति हो रही थी कि वे एक भयानक मानव कबीले का सामना कर रहे हैं। दानव कबीले के मेरे दोस्तों, आप लोग इस सांप के साथ चलो और धीरे धीरे खेलो। एक चिढ़ाने वाली हंसी पूरी दुनिया में गूंज उठी। जिस क्षण आवाज सुनी गई, ज्वलंत लाल चमक की गेंद पहले से ही हवा में विलीन हो गई थी और तांग हुआन जो ज्वलंत चमक में लिपटा हुआ था वह भी बिना किसी निशान के गायब हो गया था। तियान कबीले का टेलीपोर्टेशन गठन। यंग रोंग, यंग हे, चलो चलें। हु। दोनों ईगलमैन महिलाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक हाथ से मोकांग और अन्य 4 राक्षसी मनुष्यों की बेल्ट पकड़ ली और फिर अपने पंखों को पागलों की तरह फड़फड़ाते हुए आसमान में ऊंची उड़ान भरी। कुछ ही क्षणों में यंग रोंग और यंग हे जमीन से 10 मीटर से अधिक दूर थे। हिस। एमेथिस्ट किंग स्नैक अपने होश में आया और अतुलनीय क्रोध के साथ फुफकारने लगा। पलक झपकते ही उसकी मोटी बैंगनी पूंछ हवा में ऊंची उठ गई और बिजली के समान जोरदार बल के साथ जमीन पर आ गिरी। एक तेज पा ध्वनि के साथ धरती घूम गई और सांप के कई दर्जन मीटर लंबे शरीर ने गति पकड़कर हवा में ऊपर उठ गया। आसमान में ऊपर यंग रोंग और यंग हे एक बार फिर विशालकाय सांप की चीख से चकित हो गए। वे तुरंत ही 10 मीटर से अधिक गहराई तक डूब गए और उनके हाथ, जो मोकांग और बाकी लोगों की बेल्ट पकड़े हुए थे, अनियंत्रित रूप से ढीले पड़ गए और उनके चारों शरीर नीचे गिर गए, जिससे वे बुरी तरह डर गए। मोकांग, यंग रोंग डर के मारे चिल्लाया। उसने अपना शरीर घुमाया और मोकांग तथा अन्य 2 को पकड़ने के लिए नीचे गोता लगाया। यंग हे ने भी ऐसा ही किया और अन्य 2 को पकड़ने के लिए दौड़ी। हालांकि इससे पहले कि वे मोकांग के समूह के कॉलर को छू पाते, उन्हें चूसने वाली शक्ति का एक मजबूत विस्फोट महसूस हुआ। लंबा और मजबूत एमेथिस्ट किंग स्नैक पहले ही आसमान में ऊंची छलांग लगा चुका था। उसका खुला मुंह एक विशाल भंवर में बदल गया था, मानो वह अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को निगल सकता था। दोनों ईगलमैन लड़कियां इतनी डर गईं कि उनकी आत्माएं लगभग उनके शरीर से निकल गईं। वे अब उन चारों को बचाने की चिंता नहीं कर सकते थे और चूसने की भयानक शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए अपने पंखों को पूरी ताकत से फड़फड़ाने की कोशिश कर रहे थे। आह! दयनीय चीखें लगातार गूंज रही थीं। यंग रोंग और यंग हे भयभीत थे, लेकिन उन्होंने नीचे देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि उनके शरीर में हल्कापन आ गया है। चूसने की शक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गई और हु ध्वनि के साथ वे तेजी से हवा में 100 मीटर तक उड़ गए। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। लगभग उसी समय किसी भारी वस्तु के जमीन से टकराने की तेज आवाज हवा में गूंज उठी। ये एमेथिस्ट किंग स्नैक था जो दर्जनों मीटर की ऊंचाई से गिरा। जमीन एक बार फिर जोर से कांपने लगी। धूल और मिट्टी की बढ़ती हुई भयंकर लहरें 2 दिशाओं में सीटी बजाती हुई चली गईं और जमीन पर तुरंत एक लंबी खाई दिखाई दी। दोनों ईगलमैन लड़कियों ने नीचे देखा और पाया कि मोकांग और अन्य 2 की आकृति अब जमीन पर नहीं थी। हालांकि एमेथिस्ट किंग स्नैक का पेट मोटा और मोटा हो गया था। डॉट बज। एक खाली घाटी के भीतर का स्थान तेजी से उतार चढ़ाव करता रहा। एक क्षण बाद कहीं से घने लाल प्रकाश का एक समूह प्रकट हुआ।
लाल रोशनी ज्वार की तरह पीछे हट गई और एक पतला काले कपड़े पहने आदमी प्रकट हुआ। ये तांग हुआन था। उतरने के बाद तांग हुआन ने सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कड़ाई और स्पिरिट गोलियों को चलाने की पूरी कोशिश की ताकि वे अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से समझ सकें। ये सच था कि वह इस लुओफू दुनिया में अपनी सतर्कता बिल्कुल भी कम नहीं कर सकता था। उसे प्रवेश किए हुए केवल 2 दिन ही हुए थे, लेकिन तांग हुआन पहले ही 3 हेड्स ड्रैगन वुल्फ और एमेथिस्ट किंग स्नेक का सामना कर चुका था, जो स्टेज 9 मार्शल सेंट के बराबर 2 भयंकर जानवर थे। किसी भी समय उसका सामना तीसरे से भी हो सकता है। सौभाग्य से मुझे किसी शक्तिशाली उन्मत्त जानवर के घोंसले में नहीं भेजा गया। काफी देर के बाद तांग हुआन ने अंततः एक आह भरी। उसके बाद तांग हुआन ने अपने हाथ में लाल जेड पदक को देखा और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट हुई, लेकिन जल्द ही उसने अफसोस के साथ कहा, हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर पहचान बैज जो इस बूढ़े आदमी ने पीछे छोड़ दिया है, वास्तव में एक तेज भागने वाला हथियार है। दुर्भाग्य से मैं इसका उपयोग केवल एक बार कर सकता हूँ। ग्रैंड मास्टर पदक पर संप्रदाय का चरित्र मूलतः अत्यंत चमकदार था। हालांकि इसे एक बार दबाने के बाद ही यह मंद हो गया था। इस बार उसका सामना अत्याचारी रूप से मजबूत और अतुलनीय रूप से तेज एमेथिस्ट किंग स्नेक से हुआ। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था और सिर्फ अपनी ताकत के साथ उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अन्यथा तांग हुआन इस जीवन रक्षक खजाने का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होता। मुझे आश्चर्य है कि क्या दानव कबीले के वे लोग भाग गए हैं। तांग हुआन के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने इस मामले के बारे में सोचना बंद कर दिया। जो लोग भागने में सफल रहे वे अब एमेथिस्ट किंग स्नेक का भोजन बन गए और अब उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। थोड़ी देर बाद तांग हुआन को घाटी में पत्थरों से घिरी एक रहस्यमयी त्रिकोणीय गुफा मिली। गुफा के प्रवेश द्वार को ढकने के बाद तांग हुआन अंदर पैर मोड़कर बैठ गया। तुरंत तांग हुआन के एक विचार से रक्त गुलाब तलवार सुमेरु जादुई अंगूठी के भीतर से चमक उठी। हालांकि यह अभी भी तांग हुआन की हथेली में तीव्रता से काम रहा था। इसके तुरंत बाद गुफा के भीतर से एक झंझनाहट की आवाज सुनाई दी। लंबी तलवार स्वतः ही बाहर आ गई और उसकी चमकदार चमक ने पूरी काली गुफा को प्रकाशित कर दिया। बज़ कांपते हुए स्वर में तलवार गुफा में इस प्रकार घुसी मानो वह नशे में हो। तांग हुआन ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया और तलवार की मूठ उसके हाथ में आ गई। उसी समय तांग हुआन ने एक मजबूत प्रतिरोध महसूस किया। बिना किसी हिचकिचाहट के तांग हुआन ने तुरंत स्वर्गीय नोट आत्मा नियंत्रण तकनीक का उपयोग किया। उसके बाद एक विचार के साथ तलवार के ब्लेड से ज्वलंत लाल भेड़िया की छवि दिखाई दी। उसका मुंह खुल गया और सोने की क्यूई का एक बड़ा द्रव्यमान बाहर निकल आया, जो तांग हुआन की बाईं हथेली पर आ गिरा। ये 3 सिर वाले ड्रैगन वुल्फ की आत्मा थी। उग्र लाल भेड़िए की छवि रक्त पुष्प तलवार में पुनः विलीन हो गई और अंततः शांत हो गई। लेकिन तांग हुआन की हथेली में सुनहरी आत्मा पहले से ही तीव्रता से संघर्ष करना शुरू कर चुकी थी। इतने कम समय के बाद 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया की आत्मा को वास्तव में कुछ चेतना प्राप्त हुई। कल की ही बात है, तांग हुआन ने सुमेरु जादुई वलय के भीतर से रक्त पुष्प तलवार की गतिविधियों का पता लगा लिया था। बस उस समय ये बहुत कमजोर था और तांग हुआन और दानव कबीले के अन्य विशेषज्ञ इसका पीछा कर रहे थे। तांग हुआन के पास रुकने और इसकी देखभाल करने का समय नहीं था। सौभाग्य से बहुत देर नहीं हुई थी। अगर 1 या 2 दिन बाद जब 3 सिर वाला ड्रैगन भेड़िया पूरी तरह से जाग जाता तो उसकी आत्मा अपने स्वामी के खिलाफ हो सकती थी और रक्त आंखों वाले अग्नि भेड़िए की आत्मा को निगल सकती थी, उसे एक नई तलवार आत्मा में बदल सकती थी, जिससे ब्लडरोज तलवार तांग हुआन के नियंत्रण से बच सकती थी। तांग हुआन के नियंत्रण में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हथेली में अदृश्य जंजीरों की एक परत थी, जो 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया की आत्मा को कसकर बांध रही थी और उसे भागने से रोक रही थी। लेकिन फिर भी तांग हुआन मन ही मन हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। भले ही 3 सिर वाला ड्रैगन भेड़िया अपनी चेतना को थोड़ा ही पुनः प्राप्त कर पाया हो, फिर भी उसने जो प्रतिरोध उत्पन्न किया वह अत्यंत चौंकाने वाला था। इससे पहले रक्त आंखों वाले अग्नि भेड़िए की आत्मा ने अपनी प्रतिरोधक शक्ति का कुछ भाग दबा दिया था, इसलिए ये भावना बहुत स्पष्ट नहीं थी। अब जब वह तलवार आत्मा से अलग हो गया था तो तांग हुआन की प्रतिरोधक शक्ति तुरंत बहुत बढ़ गई। जैसा कि एक भयंकर जानवर की आत्मा से उम्मीद की जाती थी जो स्टेज 9 मार्शल सेंट के समान मजबूत थी। सौभाग्यवश अब उसने उसे बाहर निकाल लिया था। अगर ये कल होता तो तांग हुआन शायद इसे नियंत्रित नहीं कर पाता। इस दृष्टिकोण से तांग हुआन को वास्तव में एमेथिस्ट किंग स्नेक को धन्यवाद देना था।
यदि यह अचानक प्रकट न होता तो तांग हुआन ने ग्रैंडमास्टर प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं किया होता और दानव कबीले द्वारा उसका पीछा किया गया होता। सामान्य परिस्थितियों में आज उनसे छुटकारा पाना कठिन होगा। पलक झपकते ही तांग हुआन ने खुद को पूरी तरह से शांत कर लिया। उसके मन में सभी गूंजते संगीत के स्वर आपस में मिलकर एक अजीब धुन बनाते प्रतीत हो रहे थे। कुछ ही देर बाद सफेद रंग की गंध की कुछ बूंदें तांग हुआन की आत्मा से अलग होकर उसकी हथेली में मौजूद सुनहरी आत्मा में धीरे धीरे विलीन हो गईं। लुओफू विश्व के मध्य क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ और ऊंची चोटियां लगातार उभर रही थीं। आसपास के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा 5 रंगों वाला पहाड़ चुपचाप खड़ा था। हरे, लाल, सफेद, काले और पीले रंग की रोशनियां आपस में गुंथी हुई थीं और एक दूसरे से परावर्तित हो रही थीं, जिससे पूरा पर्वत एक स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा था। ये 5 रंगों वाला पर्वत शिखर लुओफू पवित्र पर्वत था। पहाड़ की चोटी पर 5 रंगीन रोशनियां संघनित होकर एक क्रिस्टल स्पष्ट महल में परिवर्तित हो गईं। वह चरम आत्मा पवित्र महल था। इस पर्वत के ठीक सामने एक मोटी पीली इंद्रधनुषी रोशनी आसमान में उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आकाश से जुड़ गया हो, क्योंकि इंद्रधनुषी रोशनी में बारीक रेखाएं धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। ये लुओफू विश्व का केंद्रीय स्तंभ था। वर्तमान में इस आकाश स्तंभ के चारों ओर 3 टेंट लगे हुए थे, जो 3 अलग अलग दिशाओं में खड़े थे और आपस में जुड़े हुए नहीं थे। वे स्पष्टतः अलग हो गए थे। प्रत्येक तंबू ने कई दर्जन मीटर जगह घेरी। ये तंबू मानव कुलों, तियान कुलों और दानव कुलों के थे। उनमें विभिन्न परिवारों के कई युवा विशेषज्ञ रहते थे। बहुत समय पहले 3 कुलों के बीच एक प्रथा थी। ये लुओफू सेंट पर्वत से 1000 मीटर की दूरी पर था। इसमें सामान्य लड़ाई की अनुमति थी, लेकिन हत्या की नहीं। ये वास्तव में इसी कारण था कि तीनों कुलों के अधिकांश लोग यहाँ शांति बनाए रखने में सक्षम थे। इसके अलावा लुओफू सेंट पर्वत के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई उन्मत्त जानवर नहीं थे। चाहे उन्मत्त जानवर कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए लुओफू सेंट पर्वत का तल अपेक्षाकृत सुरक्षित था। भले ही उनकी साधना का आधार कम था, फिर भी यहाँ उनके जीवन को मूलतः कोई खतरा नहीं था। लेकिन जैसे ही वे इस सीमा से बाहर निकले, तीनों कुलों के युवा विशेषज्ञों के बीच लगभग प्रतिदिन लड़ाई शुरू हो गई। तीनों कुलों के युवा विशेषज्ञों और भयंकर जानवरों के बीच लड़ाइयां भी अक्सर होती थीं, और लोग अक्सर लुओफू दुनिया में अपनी जान गंवा देते थे। यहाँ तक कि मानव कुल के 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड, तियान कुल के 8वें चरण के जादू संप्रदाय और दानव कुल के 8वें चरण के दानव कमांडर की भी अचानक मृत्यु हो जाती थी। हर बार जब स्वर्ग के आत्मिक क्षेत्र में स्वर्गीय फोजिंग शहर का प्रवेश द्वार खुलता था, तो अधिक से अधिक मार्शल योद्धा प्रवेश करते थे। यही कारण था कि कम मार्शल योद्धा बाहर गए। न केवल यह आकाशीय आत्मा क्षेत्र था, बल्कि तियान कबीले और दानव कबीले की साधना भूमि भी इसी प्रकार की स्थिति में थी। क्या वह असफल रहा? दानव कबीले के निवास क्षेत्र में एक तंबू में अचानक एक असामान्य रूप से गुस्से वाली धीमी गर्जना सुनाई दी। जो बोल रहा था वह एक लंबे शरीर वाला युवक था। वह सफेद वस्त्र पहने हुए था, उसके हाथ सफेद और सुंदर थे, तथा उसका चेहरा जैड के समान सुंदर था। यदि वह अपनी गर्दन पर मौजूद शल्कों पर ध्यान न देता तो वह मानव कुल का एक सुंदर युवक लगता, लेकिन उस समय उसका सुंदर चेहरा क्रोध से भरा हुआ राख सा था। जब उन्होंने उसे इस तरह देखा, तो दोनों गरुड़ सिर वाली काले कपड़े पहने महिलाओं ने डर से कांपते हुए अपने सिर नीचे कर लिए। यहाँ तक कि उनकी पीठ पर लगे पंख भी कांप रहे थे। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि कोई गलती नहीं होगी? फिर भी वे असफल क्यों होंगे? सफेद वस्त्र पहने आदमी ने फिर गुर्राहट की। हालांकि इस समय उसकी नज़र उसके सामने खड़े 2 ईगलमैन पर नहीं पड़ी। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसकी नज़र उसके दाहिने हाथ की ओर मुड़ चुकी थी। कुछ मीटर की दूरी पर लाल पोशाक पहने एक दुबली पतली और सुंदर महिला खड़ी थी। यद्यपि उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, उसकी आंखें आकर्षक और मोहक आकर्षण से भरी थीं, और उसका शरीर अत्यंत कामुक था। उसकी पोशाक के नीचे वक्रता थी, विशेषकर उस समय जब उसकी बाहें उसकी छाती के ऊपर थीं। फेन हान, आपने मुझे इसलिए बुलाया था ताकि मैं आपको अभिनय करते हुए देख सकूं। सफेद वस्त्र पहने आदमी की बातें सुनकर लाल कपड़े पहने महिला ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं, मानो वह उपहास करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। मुझे कहना होगा, आपके अभिनय कौशल बेकार हैं। फेन हान, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप शायद पहले से ही जानते होंगे कि 3 हेड्स ड्रैगन वुल्फ इस खबर को पकड़ने में असफल रहा है ना? कोट। ओह, आप। फेन हान नामक श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति का रंग काला पड़ गया। दोनों ईगलमैन लड़कियां एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं सकी और उन्हें थोड़ा अजीब महसूस हुआ। खैर, आपने सही अनुमान लगाया। काफी देर बाद फेन हान ने असहाय होकर अपना माथा रगड़ा। इस बार हम वास्तव में लगभग सफल हो गए थे। दुर्भाग्यवश अंतिम क्षण में जब वह 3 सिर वाला ड्रैगन भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा,
तो एक मानव कबीला वास्तव में बाहर आया और उसने एक ही वार से उस 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया को मार डाला। मो कांग और बाकी लोगों ने 2 दिन और 2 रात तक उसका पीछा किया, लेकिन वे उस आदमी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। इसके बजाय उनका सामना और भी अधिक शक्तिशाली एमेथिस्ट किंग स्नैक से हुआ। अंत में मो कांग, मो टिंग, मो कुन और डेमन चेज 8वें चरण के 4 राक्षसी कमांडर सभी मारे गए। केवल यंग रोंग, यंग हे और लैंग जियांग ही बच निकलने में सफल रहे। ओह! महिला की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। मोकांग और अन्य लोगों की नाक के नीचे उनके व्यवसाय को बर्बाद करने की इतनी बड़ी क्षमता किसके पास है? यदि मोकांग और बाकी लोग भी मर गए, तो वह मानव कबीला अमेथिस्ट किंग स्नैक के पेट में उसका भोजन बन गया होगा, है ना? कोट: यही वह जगह है जहां आप गलत हैं। वह आदमी न केवल मरा बल्कि बच भी गया। यंग रोन के अनुसार उस मानव कबीले के पास हथियार शोधन करने वाले ग्रैंड मास्टर की पहचान वाला बैज लगा हुआ था, और अंत में उसने बैज के भीतर मौजूद तियान कबीले की जादुई व्यूह रचना को सक्रिय कर दिया। उस जगह से उसे टेलीपोर्ट किया गया और एमेथिस्ट किंग स्नैक को मोकांग और बाकी लोगों पर फेंक दिया गया। ग्रैंड मास्टर प्रतीक: जब लाल कपड़े पहने महिला ने यह सुना, तो उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी और वह बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सकी। इस लुओफू दुनिया में मानव कबीले का प्रकट होना स्पष्ट रूप से असंभव है। ग्रैंड मास्टर का प्रतीक चिन्ह उस व्यक्ति के वरिष्ठों का ही होगा। मुझे नहीं पता। बाईं ओर की ईगलमैन की महिला ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वह मानव कबीला बहुत युवा है, शायद 20 साल का। हालांकि उसकी ताकत भी बहुत आश्चर्यजनक है। मोकांग और बाकी लोगों ने 2 दिन और 2 रात तक उसका पीछा किया, लेकिन फिर भी उसे पकड़ नहीं सके। मेरे अनुमान से वह संभवतः मानव कुल के 8वें चरण का शिखर है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह इतना शक्तिशाली नहीं होता। कोट: 8वें चरण के शिखर मार्शल भगवान। लाल कपड़े पहने महिला को संदेह हुआ, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िए को तलवार से मारा गया था? तुम भाला कैसे बन गए? मुझे भी यकीन नहीं है। मो कांग ने अनुमान लगाया कि 3 सिर वाला ड्रैगन भेड़िया वास्तव में तलवार के नीचे मारा गया था, लेकिन जब वे पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने उसे कभी तलवार ले जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसके शरीर पर एक भाला था। मोकांग के अनुमान के अनुसार ये संभवतः मानव कबीले द्वारा अगले स्तर तक आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार था। उन्नत हथियार। ये शब्द सुनकर लाल कपड़े पहने महिला की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके स्वर में तत्परता का भाव भर गया। वह भाला कैसा दिखता था? भाले का अग्रभाग लाल है तथा भाले का शरीर हरा है। प्रारंभ में इसे अग्नि और लकड़ी जैसे रत्नों से गढ़ा जाना चाहिए था, लेकिन अब भाले की नोक में जल जैसे रत्नों का घोल जड़ दिया गया है। इसे उच्च श्रेणी के हथियार में अपग्रेड किया जाना चाहिए था। यंग रोंग ने याद किया। क्या यही है? महिला की आंखों में खुशी की एक लगभग अदृश्य झलक दिखाई दी। तुम उस हथियार पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? फेन हान ने लाल कपड़े पहने महिला को संदेह से देखा। आप पूरे साल मूल महाद्वीप में रहती हैं और उसके साथ बातचीत करती हैं। क्या ये संभव है कि आप जानते हो कि उस हथियार का मालिक कौन है? मुझे कैसे पता होगा? लाल कपड़े पहने महिला का चेहरा सामान्य हो गया और वह बोली, मैं बस हथियार के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यदि हथियार को अच्छी तरह से गढ़ा जाए तो उसे संत हथियार के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है। एक संत हथियार की शक्ति। TSK। चलिए, हम उस व्यक्ति और उस हथियार के बारे में बात भी नहीं करेंगे। चूंकि वह सफलतापूर्वक बच निकला है, इसलिए भविष्य में वह इस लुओफू सेंट पर्वत पर वापस नहीं आएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है। उस समय ये पता लगाना आसान होगा कि वह कौन है। फेन हान ने लाल कपड़े पहने महिला को रोकते हुए अपना हाथ हिलाया। फिर उसने उसकी ओर देखा और कहा, तुम उस एमेथिस्ट किंग स्नैक के बारे में क्या सोचती हो? मेरी कोई राय नहीं है। लाल कपड़े पहने महिला ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या मेरे पास कोई ऐसा जहर है जो एमेथिस्ट किंग सांप को काबू में कर सके, तो आप सीधे पूछ सकते हैं। इसमें गोल मोल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको जवाब दे सकता हूं, नहीं। फेन हान, क्या आपको लगता है कि गहरा हरा शांत आत्मा घास ऐसी चीज है जिसे आसानी से पाया जा सकता है? थोड़ी देर रुकने के बाद लाल कपड़े पहने महिला ने हल्के उपहास के साथ कहा, बेशक, यदि आप एक और डार्क स्पिरिट जेडाइट नेदर ग्रास खोजने में सक्षम हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको वह जहर दे सकूंगी जो मैंने तैयार किया है। ये देखते हुए कि हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, मैं आपको सलाह देता हूं, अगर कोई जहर नहीं है, तो ये सबसे अच्छा होगा कि आप एमेथिस्ट किंग स्नैक को उकसाएं नहीं। आप। जब फेन हान ने यह सुना, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, लाल कपड़े पहने महिला 2 या 3 कदम चलकर तंबू छोड़कर जा चुकी थी। यह महिला दिन प्रतिदिन अभद्र होती जा रही है। फेन हान गुस्से में चिल्लाया, मैं इस पर विश्वास नहीं करता।
आपके जहर के बिना ये युवा स्वामी वास्तव में उस एमेथिस्ट किंग सांप के लिए कुछ भी करने में असमर्थ है। अपने पीछे तंबू से आती आवाज सुनकर लाल कपड़े पहने महिला ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। अपनी आंखों की गहराई से वह आश्चर्यचकित तो हुई, लेकिन साथ ही सुखद आश्चर्य भी महसूस कर रही थी, और उसने ऐसी आवाज में फुसफुसाया जिसे केवल वह ही सुन सकती थी, जो भाले जैसे हथियारों का इस्तेमाल करता है। क्या वह वास्तव में वही हो सकता है? डॉट। अंततः समय आ गया है। घाटी के अंदर, गुफा के अंदर, तांग हुआन ने अंततः राहत की एक लंबी सांस ली। उसकी हथेली में 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया की सुनहरे रंग की आत्मा लगातार एक अत्यंत अत्याचारी आभा छोड़ रही थी। आओ! एक विचार के साथ, रक्त आंखों वाले अग्नि भेड़िए की आकृति रक्त गुलाब तलवार की तरफ से प्रकट हुई और दहाड़ने लगी। उसने उसकी हथेली में रखी सुनहरी आत्मा को एक ही घूंट में निगल लिया और फिर तलवार के साथ विलीन होकर गायब हो गई। इस बिंदु पर तांग हुआन ने पहले से ही 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया की आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था और अब रक्त आंखों वाले अग्नि भेड़िए के द्वारा निगल लिए जाने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि तांग हुआन रक्त आंखों वाले अग्नि भेड़िए को इसे अवशोषित करने के लिए तैयार नहीं था। वह ऐसे शक्तिशाली जानवर की आत्मा को विकसित करना जारी रख सकता था और उसे और अधिक मजबूत बना सकता था। भविष्य में जब वह अपना दिव्य आयुध तैयार करेगा तो वह उसका उपयोग भी कर सकेगा। अगले ही क्षण तांग हुआन ने रक्तवर्ण तलवार को वापस सुमेरु जादुई वलय में रख दिया और फिर वह उछला, अपने ड्रैगन और फीनिक्स भाले को पकड़ लिया, गुफा के प्रवेश द्वार पर चट्टानों को हटा दिया और बाहर चला गया। गुफा के बाहर सुबह का समय था। आधा महीना इतनी जल्दी बीत गया। उसने जेड की बोतल निकाली और उसमें बची गोलियों की गिनती की। तांग हुआन काफी आश्चर्यचकित था जब उसने 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया की आत्मा को परिष्कृत किया। उसने समय बीतने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और शुरू में उसने सोचा कि केवल 2 या 3 दिन ही बीते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पूरे 15 दिन बीत चुके थे। न केवल स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा बाहरी दुनिया में महिमा महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा के बराबर थी, बल्कि समय और गति भी महिमा महाद्वीप की गति के बराबर थी। यहाँ बिताया गया आधा महीना आकाश आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर में प्रवेश करने में लगे समय के बराबर था। यह अच्छी बात थी कि लुओफू दुनिया में प्रवेश करने के बाद भले ही वह स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में वापस नहीं लौटे और 3 महीने बाद अपना नाम फिर से न लिखें, उनका नाम स्वर्गीय आत्मा सूची से गायब नहीं होगा। तांग हुआन ने अनुमान लगाया कि यह उसके माथे पर निशान से संबंधित था। इतने लंबे समय के बाद शान को पहले ही लुओफू पवित्र पर्वत पर पहुंच जाना चाहिए था। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी ग्लेबेला को छुआ, फिर चारों ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। थोड़ी देर बाद वह एक बंदर की तरह चट्टान पर चढ़ गया और जल्दी से घाटी से बाहर निकल गया। अपनी नजर घुमाकर तांग हुआन ने अपनी स्थिति निर्धारित की और तेजी से प्रकाश के पीले स्तंभ के केंद्र की ओर दौड़ा। फुट। ठीक इसी समय पीले इंद्रधनुष से कई 100 किलोमीटर पूर्व में एक घाटी की गहराई में शान की आकृति अचानक पानी के एक कुंड के किनारे प्रकट हुई। पूल केवल कुछ दर्जन मीटर चौड़ा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पानी में हल्की सी लहरें उठ रही थीं, जिससे वह और भी अधिक साफ और अथाह लग रहा था। क्या ये वही 7 शानदार तालाब हैं जिनके बारे में परदादा ने बताया था? शान ने धीरे से कहा, एक बार हम अंदर चले गए तो बचने की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम जीवित बच पाएंगे या नहीं। उस क्षण शान का चेहरा संकोची हो गया और उसकी खूबसूरत आंखें घाटी से बाहर देखने लगीं। हालांकि कुछ ही क्षणों के बाद उसके खूबसूरत चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति उभरी, चाहे कुछ भी हो, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। बात बस इतनी है कि जब मैं एक साधारण स्टेज 9 मार्शल संत बन जाता हूं, तब भी मेरे माता पिता का बदला लेना मुश्किल होता है। हालांकि अगर हम इस बार सफल हो सकें तो संभावना है कि हम भविष्य में स्टेज 9 मार्शल सेंट दायरे को पार कर सकें। हम निश्चित रूप से बदला ले सकते हैं। प्लॉप। अगले ही पल शान ने असामान्य चपलता के साथ तालाब में छलांग लगा दी। उसका सुंदर और सुडौल शरीर तुरंत तालाब के पानी में समा गया। ची। भाला उल्का की तरह इतना तेज था कि उसने तुरंत ही शून्य को भेद दिया। इसने एक काली छाया के शरीर पर वार किया जो दाहिनी ओर से उस पर झपट रही थी। तड़तड़ाहट की आवाज के साथ उसमें से तुरंत जलने जैसी दुर्गंध आने लगी। हल्की सी कंपन के साथ काली छाया जमीन पर गिर पड़ी। यह असाधारण रूप से विशाल आकार का बिच्छू था और इसका शरीर 2 मीटर से भी अधिक लंबा था। वह कुछ क्षणों तक संघर्ष करता रहा, फिर बिना हिले डुले भाले की नोक पर लटक गया और उसके चारों ओर जमीन पर 1 दर्जन से अधिक विशाल काले बिच्छू पड़े थे, जिनमें से सभी को तांग हुआन ने एक ही गोली में मार डाला था। ये पहले से ही क्रूर जानवरों का 9वां समूह था जिसका सामना तांग हुआन ने पिछले 5 दिनों में किया था। अधिक से अधिक उनकी संख्या दर्जनों थी, कम से कम 1 या 2 तो थे ही।
उनमें से सबसे कमजोर की तुलना छठे चरण के शीर्ष मार्शल मास्टर से की जा सकती थी, और सबसे मजबूत की तुलना संभवतः आठवें चरण के शीर्ष मार्शल लॉर्ड लियू कियान से की जा सकती थी। सौभाग्यवश वहां ये खूंखार जानवर ज्यादा नहीं थे, और 3 दिन पहले ही केवल एक ही मिला था। सौभाग्य से पिछले कुछ दिनों में उनका सामना 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया या एमेथिस्ट किंग स्नैक जैसे किसी भी मजबूत भयंकर जानवर से नहीं हुआ। फुट तांग हुआन आगे की ओर उड़ता रहा, और उसकी दृष्टि की रेखा में आकाश में उड़ती पीली रोशनी की किरण उसके ठीक सामने दिखाई दी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह उसके ठीक बगल में था। तांग हुआन ने अनुमान लगाया कि लुओफू पवित्र पर्वत तक पहुंचने से पहले उसे 100 मील और यात्रा करनी होगी। बेशक तांग हुआन के लिए, जो पहले से ही 7वें चरण के मार्शल मास्टर का शिखर था, अपनी पूरी ताकत के साथ इस छोटी दूरी की यात्रा करने में केवल 1 घंटे का समय लगा होगा। पर्वत श्रृंखलाएं ऊपर नीचे उठती थीं, जंगल गहरा और शांत था। तांग हुआन बिजली की तरह तेजी से चलता था, और समय समय पर आकृतियां चौंकाने वाली गति के साथ आकाश में उड़ती थीं। वे सभी तियान कबीले के जादूगर थे। इस संबंध में तियान कबीले के लोग और ईगलमैन जो उड़ सकते थे, उनके अपने अनूठे फायदे थे। मानव कबीले के राक्षसीकरण, वेयरवुल्फ, भालू लोग और अन्य जातियों को उड़ने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी, और वे सीधे पहाड़ों के ऊपर से उड़ सकते हैं। अनजाने में उसके सामने प्रकाश का पीला स्तंभ तांग हुआन की दृष्टि की रेखा में फैलने लगा था। वह जितना आगे बढ़ता गया, तांग हुआन उतना ही अधिक सतर्क होता गया। 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया को मारे हुए 20 दिन से अधिक समय बीत चुका था। इतने लंबे समय में एमेथिस्ट किंग स्नैक से बचकर भागे विशेषज्ञों के लिए उस तक खबर पहुंचाना ही काफी था। इस समय हो सकता है कि उसके सामने दानव वंश का कोई विशेषज्ञ उसे मारने के लिए तैयार खड़ा हो। बेशक अगर वह वास्तव में दानव कबीले द्वारा खोजा गया था, तो तांग हुआन भी निडर होगा। अधिक से अधिक वह सिर्फ लड़ेगा। तांग हुआन का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गई क्योंकि वह आसपास की हलचल को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। बाहर आओ। अर्धचंद्राकार गुफा में तांग हुआन की नजरें एक बड़े पेड़ पर पड़ी जो उसके बाईं ओर दसियों मीटर की दूरी पर था, और चिल्लाते समय उसके कदम थोड़े से रुक गए, लेकिन तुरंत बाद वह आगे की ओर छलांग लगाई जैसे कि वह उड़ रहा हो, और बिजली की गति से उस दिशा में भाग गया। लगभग उसी समय तांग हुआन ने अपने हाथ में ड्रैगन और फीनिक्स भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और राजसी जेनुइन क्यूई उसकी दाहिनी हथेली में इकट्ठा होकर हमला करने के लिए तैयार हो गई। जब वह बड़े पेड़ से केवल 10 मीटर दूर था, तो पेड़ के पीछे से एक काली आकृति अचानक प्रकट हुई। तांग हुआन अचानक रुक गया और एक नजर देखा, फिर भौहें सिकोड़ लीं। उसके सामने खड़े व्यक्ति ने न केवल अपने चेहरे को काले घूंघट से ढका हुआ था, बल्कि अपने सिर को भी काले रंग के स्कार्फ से ढका हुआ था। उसके सामने खड़े व्यक्ति ने अपना चेहरा काले रंग का घूंघट से ढक रखा था तथा सिर पर काला दुपट्टा बांध रखा था। उसके शरीर की बनावट को देखकर लगता है कि वह एक युवा महिला होगी। तुम कौन हो और यहाँ क्यों छिपे हो? तांग हुआन चिल्लाया। यदि ये तथ्य न होता कि जब उसने इस महिला की उपस्थिति का पता लगाया तो उसे उससे कोई शत्रुता महसूस नहीं हुई, तो तांग हुआन ने बहुत पहले ही अपना ड्रैगन और फीनिक्स भाला निकाल लिया होता। हालांकि भले ही कोई शत्रुता नहीं थी, तांग हुआन 80% निश्चित था कि जिस कारण से यह महिला प्रकट हुई थी वह उससे संबंधित थी। जैसे ही उसने उसे देखा, महिला की सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं। ये परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म था, और यदि तांग हुआन ने नौयांग दिव्य भट्टी और आत्मा के छर्रों को चरम सीमा तक प्रसारित नहीं किया होता, तो धारणा क्षमता अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई होती और इसे नोटिस नहीं किया जा सकता था। मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप जल्द ही दानव कबीले के घेरे में आ जाएंगे। काले वस्त्र पहने महिला की आवाज गहरी और कर्कश थी। ओह! तांग हुआन थोड़ा चौंका और आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, तुम मुझे ये खबर बताने के लिए ही मेरे पास आए हो? हालांकि इस लुओफू दुनिया में शान के अलावा कोई भी महिला नहीं थी जिससे वह परिचित था। इसके अलावा मानव कबीला और दानव कबीला पहले से ही एक दूसरे के विरोधी थे, इसलिए मानव कबीले को उससे अपनी जानकारी छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस क्षण तांग हुआन का मन संदेह से भर गया, और वह उसे परखने से खुद को रोक नहीं सका। महिला ने पहले से ही सिर से पैर तक अपना पूरा शरीर ढक रखा था। उसने अपनी पहचान का कोई खुलासा नहीं किया, और इसके अलावा जो आवाज उसने पहले बोली थी वह स्पष्ट रूप से उसकी अपनी आवाज नहीं थी। इसके अलावा जिस बात को लेकर तांग हुआन और भी अधिक उलझन में था, वह ये थी कि यह महिला उसे कैसे ढूंढ लेगी। उसके बोलने के तरीके से वह बता सकता था कि उसका दिखना निश्चित रूप से संयोग नहीं बल्कि एक जानबूझकर की गई खोज थी। यहाँ तक कि दानव कबीले ने भी ये नहीं देखा कि वह यहाँ उनसे पहले उन्हें चेतावनी देने के लिए आई थी। यह निश्चित रूप से ऐसा काम नहीं था जो कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता था। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं?
इसके बारे में सोचते हुए तांग हुआन मुस्कुराया। अपने हृदय में वह पहले से ही 99% शब्दों पर विश्वास कर चुका था, लेकिन उसने जानबूझकर संदेह किया तथा इसका परीक्षण करना चाहा। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे दानव कबीले के 100 से अधिक युवा विशेषज्ञ पहले से ही एकत्रित हैं। इसके अलावा इस समय आकाश में दानव कबीले के लोग छिपे हुए हैं, इसलिए चाहे आप कितनी भी अच्छी तरह से छिप जाएं, आपके लिए उनकी आंखों से बचना असंभव है। उस समय आकाश में ईगलमैन स्थिति पर नजर रख रहे होंगे तथा जमीन पर मौजूद विशेषज्ञ आपको घेरने के लिए अपनी स्थिति समायोजित कर सकते हैं। चाहे आप कुछ भी करें, आप हमेशा उनसे घिरे रहेंगे। कोट: यदि आप 10 दिन पहले आए होते तो आप लुओफू सेंट पर्वत के करीब नहीं पहुंच पाते। अब अधिकांश लोग पहले ही लुओफू सेंट माउंटेन के पैर तक पीछे हट चुके हैं। आपको केवल अपनी दिशा बदलने की जरूरत है और आप खतरे को कम करने में सक्षम होंगे। उसकी आवाज थोड़ी रुकी। काले वस्त्र वाली महिला ने तांग हुआन की ओर देखा और धीरे से कहा, अब जब तुमने ये कह दिया है तो तुम इस पर विश्वास करो या नहीं, ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। और हम इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, काले कपड़े पहने महिला ने हल्की सी सिसकारी भरी। उसने अचानक अपना हाथ उठाकर अपनी विशाल छाती को ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसकी नाजुक हथेली से संघर्ष कर रही हो। तांग हुआन के अजीब भाव को देखकर काले वस्त्र पहने महिला ने कुछ और नहीं कहा और पीछे मुड़ गई, जैसे कि वह वहां से जाना चाहती हो। मू यान। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, तांग हुआन के मुंह से 2 शब्द निकले, जिससे काले कपड़े वाली महिला का शरीर अकड़ गया। तांग हुआन, तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। काले कपड़े पहने वह महिला मानो घबरा गई हो, बिजली की गति से आगे की ओर उड़ी। मू यान, ये सचमुच तुम हो? तांग हुआन हंसा। उसके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वह केवल 2 या 3 मीटर ही आगे बढ़ा था कि वह अचानक रुक गया और अपना पीछा जारी रखने में असमर्थ हो गया। काले वस्त्र पहने महिला की गति और भी तेज हो गई और पलक झपकते ही वह तांग हुआन की दृष्टि से ओझल हो गई। ये दुनिया वास्तव में बहुत छोटी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे लुओफू वर्ल्ड में मिलूंगा। तांग हुआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। जब उसने काले वस्त्र पहने महिला को अपने सीने और कपड़ों पर हाथ दबाते हुए देखा, जैसे कि उनके नीचे कुछ था जो संघर्ष कर रहा था, तो तांग हुआन के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। उसने तुरंत म्यू यान की 7 रंग वाली आत्मा चूहा के बारे में सोचा और अवचेतन रूप से उसका नाम पुकारा। तांग हुआन पहले तो केवल अनुमान लगा रही थी, लेकिन घबराहट में उसने वास्तव में उसका नाम पुकार दिया था। इससे तांग हुआन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि काले वस्त्र वाली वह महिला निस्संदेह म्यू यान थी। यदि वह शान था, तो ऐसी स्थिति में जहां उसके बारे में कोई सुराग नहीं था, यह असंभव था कि वह उसका स्थान निश्चित कर पाता। लेकिन अगर यह म्यू यान था, तो सब कुछ समझ में आता है। जब वे मूल महाद्वीप में थे, तांग हुआन और 7 रंगीन आत्मा माउस काफी समय तक एक साथ थे, इसलिए वे निश्चित रूप से उस गंध से बहुत परिचित थे जो तांग हुआन दे रहा था। यहाँ छोटे लड़के रेनबो स्पिरिट माउस के साथ म्यू यान के लिए तांग हुआन के निशान ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। जिसे उसने पहले उसकी छाती से दबाया था, वह संभवतः रेनबो स्पिरिट माउस था। केवल म्यू यान में ही अपने छोटे से सिर को अपनी छाती के सामने छुपाने की क्षमता थी। म्यू यान अपना चेहरा छुपा रहा था और अपना भेष बदल लिया था। यह अवश्य ही किसी प्रकार की परेशानी के लिए होगा। इसी कारण तांग हुआन ने उसका पीछा बंद करने का निर्णय लिया। तांग हुआन की ताकत के साथ, अगर वह वास्तव में उसका पीछा करने जा रहा था, तो वह निश्चित रूप से उसे पकड़ सकेगा और उसका घूंघट उतरवा सकेगा। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए उसे केवल यह जानने की जरूरत थी कि वह वही थी। किसी भी स्थिति में वह निश्चित रूप से अभी भी इस क्षेत्र में थी। देर सवेर वह उसे फिर से देख सकेगा। मुझे आश्चर्य है कि वह स्वर्ग के आत्मिक क्षेत्र में कब प्रवेश कर गई। इस विचार को ध्यान में रखते हुए तांग हुआन ने अपनी स्थिति समायोजित की और तेजी से आगे बढ़ना जारी रखा। हालांकि वह अपने सामने मौजूद दानव कबीले के विशेषज्ञों से नहीं डरता था, फिर भी वह उनके अस्तित्व के बारे में जानता था। उसे इतना मूर्ख बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वह उनके घेरे में घुस जाए और लुओफू सेंट पर्वत तक पहुंचने के लिए लड़ता रहे। सैकड़ों मील दूर एक विशाल वृक्ष के ऊपर काले वस्त्र पहने एक महिला की आकृति दिखाई दे रही थी। तांग हुआन को एक अलग दिशा में जाते देख उसने भी मन ही मन राहत की सांस ली। फिर उसने अपना काला कपड़ा उतारा, जिससे उसका सुंदर चेहरा सामने आया जो जैड की तरह कोमल था तथा नाराजगी से भरा हुआ था। वास्तव में जैसा कि तांग हुआन ने उम्मीद की थी, वह म्यू यान थी। चीख 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 तीखी आवाजों के बीच रेनबो स्पिरिट माउस गर्दन के क्षेत्र से बाहर आया और उसके कंधे पर कूद गया। फिर उसने अपने छोटे छोटे पंजों से तांग हुआन के जाने की दिशा की ओर इशारा किया और उसे तत्काल बुलाया। चिल्लाना बंद करो, इस बार जियाओ बुदियन नहीं आया, म्यू यान ने झट से कहा। चीख चीख
रेनबो स्पिरिट माउस का सिर तुरंत नीचे झुक गया, वह कुछ उदास लग रहा था। मुझे तुम्हें पहचानने में जो सफलता मिली, ये सब तुम्हारा दोष है। वास्तव में वह अपने दिल में जानती थी कि रेनबो स्पिरिट माउस की हरकतें केवल तांग हुआन को संदिग्ध बना रही थीं। तांग हुआन को अपनी पहचान के बारे में यकीन होने का असली कारण यह था कि उसने घबराहट में तांग हुआन का नाम पुकारा था। चीख चीख। 7 रंगों वाले आत्मिक चूहे ने अपने 2 छोटे पंजे हिलाए और शिकायत में चिल्लाया। उसके हाव भाव देखकर म्यू यान अपनी हंसी रोक नहीं सका, लेकिन उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसने अपना हाथ उठाया और माथा पोंछा, जिससे उसके माथे पर खून का लाल निशान दिखाई दिया। डॉट। ऊंचे पहाड़ों और ऊंची चोटियों के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद तांग हुआन एक बार फिर तेजी से पीले इंद्रधनुषी प्रकाश की ओर बढ़ा। इस बार उसके हाथों में जो ड्रैगन और फीनिक्स के भाले थे, वे काले कपड़े में लिपटे हुए थे। अनजाने में एक चमकदार रोशनी जो आपस में जुड़ी हुई थी, तांग हुआन की दृष्टि में पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई थी, जो अभी अभी खाड़ी से बाहर निकला था। ये एक छोटा 5 रंगों वाला पर्वत शिखर था, लेकिन जिस क्षण ये पर्वत शिखर उसकी आंखों के सामने आया, इसने तांग हुआन पर अतुलनीय रूप से गहरा प्रभाव डाला। पहाड़ के मध्य में तांग हुआन को आग की क्रूरता, पृथ्वी की समृद्धि, धातु की तीक्ष्णता, पानी की कोमलता और पेड़ों की जीवन शक्ति दिखाई दे रही थी। 5 अलग अलग आभाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई, विशाल और राजसी, पूरी तरह से एक इकाई में, जैसे कि दुनिया की सभी जीवित चीजें 5 रंगों वाली पर्वत चोटी के भीतर हों। यह लुओफू पवित्र पर्वत है। उस क्षण तांग हुआन को झुककर उसकी पूजा करने की इच्छा हुई, और उसने कामना की कि उसके पंख उगाएं और वह तुरंत लुओफू संत के पर्वत की तलहटी तक उड़कर उसका अध्ययन कर सके। चीरी। अचानक एक तीखी पक्षी की चीख कानों में पड़ी, जिससे तांग हुआन चौंक गया। उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा और दूरी पर ईगलमैन की आकृति दिखाई दी। इस समय तांग हुआन और लुओफू पवित्र पर्वत के बीच का स्थान पहले से ही घास का एक विशाल विस्तार था, और बिना किसी बाधा के दानव कबीले के लिए इसे खोजना उचित था। उसने अनुमान लगाया कि आकाश में दिखने वाला वह लड़का उन 2 ईगलमैन लड़कियों में से एक था जिनसे उसकी मुलाकात 20 दिन पहले हुई थी। फुट। तांग हुआन ने जरा भी संकोच नहीं किया, उसने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया और आगे बढ़ गया। इस समय तांग हुआन ने पहले ही अपने शरीर में सभी वास्तविक क्यूई को सक्रिय कर दिया था, और उसकी गति एक पल में अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। एक जंगली घोड़े की तरह, जिसकी लगाम अभी अभी छूटी हो, वह तेजी से आगे बढ़ा और अपने पीछे अनेक प्रतिरूपों को घसीटता हुआ ले गया। जल्दी करो, जल्दी करो, यही वह आदमी है जिसने 3 हेड्स ड्रैगन वुल्फ को मारा था। उसे पवित्र पर्वत के 1000 मीटर के भीतर मत आने दो। कोट। दूसरे क्षेत्र में दानव वंश के एकत्रित विशेषज्ञ आकाश में ऊपर से आती चिड़ियों की चीखें सुनकर चौंक गए। वे 2 पर्वत चोटियों के बीच की घाटियों से बाहर निकले और तांग हुआन को रोकने के लिए बार बार दहाड़ने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके और तांग हुआन के बीच की दूरी बढ़ती गई। यह अफसोस की बात थी कि तांग हुआन और लुओफू पवित्र पर्वत के बीच की दूरी भी तेजी से कम हो रही थी। जिस पर तांग हुआन कदम रख रही थी वह अभी भी मिट्टी थी, लेकिन पवित्र पर्वत से 1000 मीटर की दूरी पर वह जैड की तरह पारदर्शी थी, जिसमें हल्की 5 रंगों की चमक थी। शान के खुलासे के अनुसार, जब तक वे उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, चाहे वे मानव कबीले, तियान कबीले या दानव कबीले हों, चाहे उनकी नफरत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन्हें लड़ाई बंद करनी होगी और लुओफू पवित्र पर्वत के प्रति अपनी श्रद्धा दिखानी होगी। इसलिए अब तांग हुआन को जो करने की आवश्यकता थी, वह यह था कि दानव कबीले के विशेषज्ञों के समूह द्वारा उसे रोके जाने से पहले ही वह प्रवेश कर जाए। तांग हुआन ने उन दोनों के बीच की दूरी मापी। उनके लिए यह उपलब्धि हासिल करना कोई कठिन काम नहीं था। चीख चीख चीख। ऊपर आकाश में दानव कबीला बार बार चिल्ला रहा था क्योंकि वह लुओफू सेंट पर्वत की दिशा में उड़ रहा था। जैसे ही तांग हुआन सुरक्षित क्षेत्र से लगभग 1000 मीटर दूर था, उसने अचानक महसूस किया कि लुओफू पवित्र पर्वत के पीछे 100 से अधिक आकृतियां चमकती हुई उसकी ओर दौड़ रही थीं। उनके रूप रंग को देखकर ही पता चल जाता था कि वे दानव वंश से हैं। उनके पीछे कई मानव कबीले भी घबरा गए और अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। हालांकि वे एक दूसरे को निराशा से देख रहे थे और उनकी भौहें अनियंत्रित सदमे में थीं। कुछ ही दूरी पर तियान कबीले के आवासीय क्षेत्र में कई आकृतियां इसी तरह आकाश में उड़ रही थीं, अपने विशाल पंख फैलाकर आकाश में ऊंची उड़ान भर रही थीं। इस समय लुओफू संत के पहाड़ का तल कोलाहल से भर गया था। आप बता सकते हैं कि ये बच्चा हमारा मानव कबीला है। आखिर उसने ऐसा क्या किया कि दानव कबीले के लोग उसे घेरने और रोकने के लिए आगे आए? मैं उसे पहचानता हूँ। वह स्टेज 7 मार्शल मास्टर तांग हुआन प्रतीत होता है, जिसे कुछ समय पहले स्वर्गीय आत्मा सूची में 18 स्थान पर रखा गया था। यह सही है, ये वास्तव में वह है,
लेकिन आपकी खबर पहले ही दूर दूर तक फैल चुकी है, और जब मैंने लुओफू वर्ल्ड में प्रवेश किया तो वह पहले ही 12वें स्थान पर पहुंच गया था। कोट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, जब तक वह हमारा मानव कबीला है। चलो चलें और देखें। कोट। आश्चर्य के एक छोटे से क्षण के बाद मानव कबीले के कई लोग जाग गए और तुरंत ही उनमें से कुछ शोर के स्रोत की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, अधिक से अधिक मार्शल योद्धा उनके पीछे चले गए। उंगली हिलाने पर ही वहां 100 से अधिक मानव कबीले तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सभी लोग बिजली की गति से आगे बढ़े और बार बार चिल्लाने लगे। स्वर्गीय आत्मा गुप्त क्षेत्र के भीतर मानव कुलों के बीच लड़ाई असाधारण रूप से तीव्र थी। यहाँ तक कि लुओफू दुनिया के भीतर भी अक्सर झगड़े होते रहते थे। हालांकि दानव कबीले और अन्य कबीलों के लोगों का सामना करते समय मानव कबीला पहले से कहीं अधिक एकजुट हो गया था। भले ही दो मानव कुलों ने एक क्षण पहले दूसरे पक्ष को मार डालना चाहा हो, लेकिन एक बार जब वे दानव कुलों या तियान कुलों के हमले का सामना करते हैं तो वे तुरंत दूसरों के खिलाफ खड़े होने में सक्षम होंगे। इस एकता के कारण ही मानव कबीला लुओफू विश्व में स्थिर स्थिति बनाने में सक्षम हुआ। अन्यथा पवित्र पर्वत के नीचे मानव कुलों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। अब मानव कुल को चारों ओर से आए अनेक विशेषज्ञों से घिरा देखकर स्वाभाविक रूप से हर कोई चुपचाप खड़ा होकर नहीं देखेगा। इस समय चाहे वह तांग हुआन हो या दानव कबीले के अन्य विशेषज्ञ, वे सभी पागलों की तरह भाग रहे थे। दानव कबीले के जो लोग तांग हुआन के पक्ष में थे, वे सभी तांग हुआन द्वारा पीछे छोड़ दिए गए। जो लोग उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे, उन्हें अब कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पवित्र पर्वत लुओफू से आए विशेषज्ञ भी उससे कई 100 मीटर की दूरी पर थे। हालांकि दोनों के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर। उसी क्षण लगभग 10 लोग जो दानव कबीले के विशेषज्ञों के समूह के आगे भाग रहे थे, सभी एक ही समय में सुरक्षित क्षेत्र से बाहर कूद गए। वहां राक्षसी मानव, वेयरवुल्फ, भालू मानव, वृक्ष मानव थे। इन सभी लोगों की कमर पर लाल सींग थे। वे स्पष्ट रूप से 8वें चरण के अत्याचारी सेनापति थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि सबसे तेज उड़ने वाला एक ईगलमैन था जो कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और उसके पास एक लाल सींग था जो उसकी कमर पर 8वें कदम के राक्षसी कमांडर के रूप में उसकी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक आदमी है जिसके हाथ में 2 मीटर लंबा एक सुनहरा त्रिशूल है जो हल्की रोशनी के साथ टिमटिमा रहा है। दानव कबीले के लोग भी हथियारों का उपयोग करना जानते थे, लेकिन वे वास्तविक क्यूई की खेती नहीं करते थे और केवल मांस शरीर को परिष्कृत करते थे। इसलिए उनके हथियार रत्न ग्रेड हथियार नहीं थे, बल्कि विभिन्न लौह अयस्कों का उपयोग करके बनाए गए सामान्य हथियार थे, जैसे कि हाउलिंग फर्मेंट वुल्फ किंग के टायरेंट ब्लेड। कमीने, मर जा। अपने हाथ में त्रिशूल लहराते हुए उसने उसे बहुत तेज गति से तांग हुआन की गर्दन की ओर मारा। जहां भी वह त्रिशूल गुजरता, वहां एक तीखी चीख गूंज उठती, यहां तक कि ऐसा प्रतीत होता था मानो अंतरिक्ष भी त्रिशूल से छेदा गया हो। तांग हुआन की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसका हृदय अतुलनीय रूप से शांत रहा। बम। उसका दाहिना पैर जो आगे बढ़ रहा था, जमीन पर जोर से टकराया। कीचड़ सभी दिशाओं में फट गया, जबकि तांग हुआन का शरीर पहले ही हवा में उठ चुका था, तुरंत 3 से 4 मीटर ऊपर हवा में उठ गया। और जिस क्षण वह उछला, तांग हुआन ने पहले ही अपना भाला घुमाया था, वज्र के बल के साथ वह ईगलमैन के आदमी की ओर टूट पड़ा जो उसके सामने था। बज़, ड्रैगन और फीनिक्स भाले से एक ही समय में तीव्र कंपन की आवाजें निकली और भाले को ढकने वाला कपड़ा तुरंत शक्ति क्यूई द्वारा टुकड़ों में बिखर गया। एक अत्यंत भयानक आभा के साथ भाले के सिर से निकलने वाली गर्मी ने पूरे स्थान को पागलपन की तरह व्याप्त कर दिया। पलक झपकते ही तांग हुआन का ड्रैगन फीनिक्स भाला और ईगलमैन आदमी का सुनहरा त्रिशूल एक दूसरे से टकरा गए। क्लैंग। पूरी दुनिया में एक गगनभेदी दुर्घटना की गूंज सुनाई दी। हालांकि अंत में वह खुद को स्थिर करने में कामयाब रहे, लेकिन उनका शरीर वास्तव में हवा में 10 या 20 मीटर से अधिक पीछे चला गया। इतने बड़े बल के प्रभाव से तांग हुआन के हाथ में लंबा भाला उछलकर ऊपर चला गया और उसका पूरा शरीर लगभग 2 मीटर ऊपर तैर गया। इतनी महान शक्ति, वह 8वें चरण का राक्षसी कमांडर बनने के योग्य है। तांग हुआन के हाथ सुन्न हो गए और उसका दिल कांप उठा। वह पहले से ही काफी समय से लुओफू दुनिया में था और 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया को मारने के बाद वह दानव कबीले के कई विशेषज्ञों से मिला था, लेकिन यह केवल इस समय था कि उसे वास्तव में दानव कबीले से लड़ने वाला माना जा सकता था। वास्तविक क्यूई में प्रशिक्षित मानव कबीले और जादू में प्रशिक्षित तियान कबीले के विपरीत दानव कबीले की अधिकांश जातियों ने मांस शरीर की शक्ति के शोधन पर ध्यान दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने मांस शरीर की शक्ति को अत्यंत चौंकाने वाले स्तर तक विकसित करने के बाद वह अभी भी चरण 9 मार्शल संत और चरण 9 संप्रदाय के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता था।
उदाहरण के लिए 8 महान दानव राजाओं में से एक हाउलिंग फर्मामेंट वुल्फ किंग एक विशिष्ट उदाहरण था। उस समय यदि वह घायल न होता और शान के दिव्य आयुध से गंभीर रूप से घायल न होता तो तांग हुआन की अग्निमेघ तलवार उसके शरीर में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होती। हालांकि दानव कबीले के एक विशेषज्ञ की शक्ति ने तांग हुआन को प्रभावित कर दिया था, फिर भी उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी सी भी धीमी नहीं हुई। असली क्यूई घूम गई, कलाई घूम गई। पलक झपकते ही तांग हुआन की हथेली में सुन्नपन की सनसनी जल्दी से गायब हो गई। ड्रैगन और फीनिक्स लांस जिसने प्रभाव की ताकत को दूर कर दिया था, एक बार फिर कांप उठा क्योंकि यह 8वें चरण के एक वेवुल्फ की ओर उड़ गया जो सामने से भाग रहा था, एक ढह गए पहाड़ की तरह ऊपर से नीचे देख रहा था। यह अजेय था। इस समय तांग हुआन ने न केवल वास्तविक क्यूई को उसकी सीमा तक सक्रिय कर दिया था, बल्कि नौयांग दिव्य भट्टी के भीतर निर्वाण पवित्र अग्नि का भी पूरी तरह से उपयोग किया गया था। भाले की नोक से धधकती लपटें उठने लगी, एक अत्यंत भयानक गर्मी फैलती रही। एक पल में ये पहले से ही एक ज्वलंत लाल पदार्थ में बदल गई थी और ड्रैगन और फीनिक्स भाले के हमले का पीछा करना शुरू कर दिया क्योंकि यह लंबे और मजबूत नीले वेवुल्फ की ओर बढ़ रहा था। वेवुल्फ ने अपना खूनी मुंह खोला और भयंकर दहाड़ लगाई। उसके हाथ में पकड़ी लंबी गदा उल्का की तरह झूल रही थी। क्लैंग! क्षण भर में आग में लिपटा भाला का सिरा बिजली की तरह गदा के सिर पर गिरा। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम! हवा में भरी धूल और रेत उड़ गई। ये वुल्फ टीथ रॉड थी जो ड्रैगन और फीनिक्स लांस के हमले के कारण जमीन पर भारी रूप से गिरी, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। गर्मी की लहर के हमले के तहत 8वें चरण के वेवुल्फ ने अवचेतन रूप से अपनी गदा वापस खींच ली। गर्जन! उसके पीछे हटने के साथ ही स्टेज 8 का एक भालू आदमी और स्टेज 8 का एक वेवुल्फ तुरंत उसके दोनों ओर से निकल आए। एक लंबा ब्लेड तांग हुआन के सिर की ओर बढ़ा और एक अन्य डंडा तांग हुआन के बाएं कूल्हे की ओर बढ़ा। यद्यपि उसने कोई युद्ध कौशल का प्रयोग नहीं किया था, फिर भी उसके भीतर निहित शक्ति अतुलनीय थी। चाहे वह तलवार का बल हो या लाठी का बल, दोनों ही अत्यंत भयानक थे। तांग हुआन का शरीर पीछे हट गया। उसके हाथों में मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स लांस तेज गति से मुड़ने और घूमने लगा, जिससे वह अजीब तरह से क्लास 8 के भालू आदमी के लंबे ब्लेड से बच गया। फिर जैसे कोई ड्रैगन अपनी पीठ फेरता है, वह अचानक ब्लेड पर कूद पड़ा और इतनी तेज गति से कि उसे नंगी आंखें पकड़ नहीं सकती थीं, वह बिजली की तरह तेज गति से आकाश से नीचे उतरा। जैसे ही तलवार और छड़ में टकराव हुआ, स्टेज 8 के भालू आदमी और स्टेज 8 के वेवुल्फ ने एक ही समय में अपनी गति वापस ले ली। लेकिन ठीक इसी समय तांग हुआन के ड्रैगन फीनिक्स भाले ने भी ऊर्जा की एक हिंसक लहर ला दी और बेरहमी से मंच के 8वें भालू आदमी के लंबे ब्लेड पर प्रहार किया, जो ऊपर हवा में रुका हुआ था। पलक झपकते ही ब्लेड अचानक नीचे धंस गया और बिजली की तरह वेवुल्फ की छड़ पर वार किया, जिससे वह अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ा। झनकार! क्लैंग! लगभग एक ही समय में दो जोरदार धमाके हुए, जब शक्तिशाली शक्ति क्यूई प्रचंड लहरों की तरह सभी दिशाओं में बह गई, जिसका केंद्र टक्कर का बिंदु था। यहाँ तक कि हवा भी इन अनियंत्रित उतार चढ़ावों का सामना करने में असमर्थ थी और लहरें तुरंत एक वृत्त के रूप में प्रकट हुईं, जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। स्विश! अगले ही पल तांग हुआन के हाथ में भाला आगे की ओर घुस गया। भाले की छवियां परत दर परत बाहर निकलती गईं, जैसे कि वे अंतहीन और अनंत थीं। उसके बाद गहरे लाल रंग की आग का एक छोटा सा हिस्सा फैलता रहा। बस एक पल में इसने पहले से ही एक विशाल आग का रूप ले लिया था। ये ज्वलंत इंद्रधनुष भाला कला प्रेयरी ब्लेज का पहला कदम था। अब तांग हुआन पहले से ही 7वें चरण के महान मार्शल मास्टर का शिखर था। वास्तविक क्यूई और निर्वाण पवित्र अग्नि को सक्रिय करने के प्रयासों के तहत पिछले साल की शुरुआत में जब वह सीख रहा था, उसकी तुलना में प्रेयरी फायर की शैली 1000 गुना अधिक मजबूत थी। अपने भाले के प्रहार से कई मीटर के दायरे में फैली प्रचंड आग 8वें चरण के वेवुल्फ और 8वें चरण के भालू आदमी की ओर उड़ी। एक क्षण में ही एक भयावह आभा हवा में भर गई, जिससे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। भीषण लपटों ने खाली स्थान को भी जला दिया, जिससे चरचराहट की आवाजें गूंजने लगीं। पीछे हटना! यद्यपि स्टेज 8 वेवुल्फ और स्टेज 8 भालू मानव कबीले के आक्रामक कौशल का उपयोग करना नहीं जानते थे, लेकिन वे तांग हुआन के भाला कौशल की शक्ति को महसूस कर सकते थे। यदि वे जल्दबाजी में जवाबी हमला करते तो वास्तव में उनके शरीर जलने लगते। अचानक उन्हें पीछे धकेल दिया गया। 8वें चरण के अन्य सेनापति उनसे बचने के लिए एक और हट गए। पलक झपकते ही वे दोनों कई मीटर दूर निकल गए। फिर भी उनके माथे के बालों का एक बड़ा हिस्सा भयानक गर्मी से जल गया था और जले हुए मांस की तीखी गंध तुरंत आसपास के वातावरण में फैल गई। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम! लगभग उसी समय तांग हुआन के हाथ में मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स भाला पहले ही ज्वाला को भेद चुका था, जिससे एक भयावह तेज रोशनी निकल रही थी। भाले के अग्रभाग के घुमाव के साथ ही मैदान की आग आग की चिंगारियों में बदल गई,
जो दोनों ओर घूमती हुई 8वें चरण के निकट आ रहे सेनापति इन चीफों की ओर बढ़ी। कितना घृणित! मारना! इस समय 2 राक्षसी कमांडर, जिन्होंने अभी अभी अपना पैर जमाया था, क्रोध में दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपने हथियार उठाए, हमला करने का मौका मिलने से पहले ही लाल भाले की धार ने एक बार फिर उन्हें भेद दिया। इसकी गति उल्कापिंड जितनी तेज थी और इसके तुरंत बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि एक भयानक जानलेवा हमला उन्हें अपनी चपेट में ले रहा है और उन्हें अपनी जगह पर जकड़ रहा है। वे अकेले नहीं थे, 8वें चरण के अन्य कमांडर इन चीफ भी ऐसा ही महसूस करते थे। भले ही भाले की नोक उनकी ओर तानकर नहीं रखी गई थी, लेकिन जब जानलेवा इरादे हवा में गूंजे तो उनकी रूह कांप उठी। ये ज्वलंत इंद्रधनुष भाला कला का दूसरा रूप था, बीकन धुआं। जहां भी भाला गुजरता, आसपास का शून्य युद्ध क्षेत्र में बदल जाता प्रतीत होता था, जो रक्त और आग के मिलन से बना था। सुनहरे भाले के कारण आसपास का स्थान युद्ध क्षेत्र में बदल गया था, जो खून के मिलन से बना था। ओह! तभी फिर से एक कान फाड़ देने वाली चीख निकली। ये एक भेड़िया नुकीले गदा और एक अन्य ब्लेड था जो तांग हुआन पर बाईं और दाईं ओर से वार कर रहा था। तांग हुआन ने 8 फीनिक्स फ्लैश का इस्तेमाल किया और उसका शरीर वास्तव में कुछ मीटर आगे की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन वह वुल्फ टीथ रॉड और लंबे ब्लेड से मुश्किल से बच पाया। उसके हाथ में ड्रैगन और फीनिक्स भाला ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रैगन अपनी मान से बाहर आ रहा हो, जब वह एक बार फिर दहाड़ा। वेंग एस्टरस कुछ ही क्षण बाद भाले की नोक जोर जोर से हिलने लगी। एक क्षण में वह भाले के अग्रभाग के चारों ओर कुंडली मारे हुए 8 अग्नि ड्रैगन में बदल गया। वे अपने विषदंतों को उजागर करते थे और अपने पंजे लहराते हुए तड़पते और फड़फड़ाते थे, तथा अपने सामने कुछ मीटर तक के क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लेते थे। एक अतुलनीय रूप से प्रचंड और हिंसक गर्मी बाहर निकली और आसपास के स्थान को भर दिया, और वास्तव में एक लहर की तरह लहर के बाद लहर हिलने लगी। एक पल में तांग हुआन के आसपास का माहौल एक धधकती भट्टी में बदल गया। ये भाला कला ज्वाला ड्रैगन नृत्य की तीसरी चाल थी। ये देखकर आक्रमण का दंश झेल रहे लेवल 8 के 2 दानव कमांडरों के चेहरे पर और भी अधिक क्रोध आ गया, तथा उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि तांग हुआन ने उस क्षण का फायदा उठाया जब आसपास के दानव कबीले के विशेषज्ञ भयंकर गर्मी की लहर से स्तब्ध थे और जल्दी से आगे बढ़ गए और छाया की तरह 2 स्तर 8 दानव कमांडरों के पीछे चले गए। तांग हुआन ने लगातार गोली चलाई। कुछ ही सांसों के अंतराल में वह 3 प्रकार की भाला तकनीकों का उपयोग करने के बाद पहले ही 10 मीटर से अधिक आगे बढ़ चुका था। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, तांग हुआन अनजाने में 8वें चरण के दर्जन भर राक्षसी कमांडरों से घिर गया। इस बात से तांग हुआन चिंतित नहीं था, बल्कि खुश था। पिछला अध्याय अगला अध्याय, बूम! उसने अपना भाला लहराया और 8 अग्नि ड्रैगन जो भाले के अग्रभाग के चारों ओर कुंडली मारे हुए थे, एक बार फिर फटकर बिखर गए। भाले की गति के साथ गर्मी की एक और भी अधिक भयावह लहर सभी दिशाओं में फैल गई। कुछ दानव कमांडर जो मूल रूप से अपने हथियार लहरा रहे थे और तांग हुआन पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, वे सभी कुछ कदम पीछे हट गए, लेकिन तांग हुआन निपुणता से और तेजी से आगे बढ़ गया। उसके हाथों में ड्रैगन और फीनिक्स भाले बिना किसी देरी के नाचते रहे। भालों के अग्रभाग पर एक ज्वलंत लाल आभा तुरंत उग्र लहरों की तरह गरजने लगी, और एक पल में ये एक पदार्थ में संघनित हो गई, जो आग की एक विशाल गेंद में बदल गई, जो अत्यंत भयानक गर्मी उत्सर्जित कर रही थी। ये भाला कला रहस्यमय ज्वाला परिवर्तन की चौथी चाल थी। ये दृश्य देखकर आसपास के राक्षसी सेनापतियों के भाव एकदम बदल गए। वे सभी आग के गोले में निहित असीम शक्ति को महसूस कर सकते थे। यदि यह विस्फोट हो गया तो निश्चित रूप से दुनिया को झटका लगेगा, तथा हवा और बादलों का रंग बदल जाएगा। पिछला अध्याय अगला अध्याय, बूम! कुछ ही क्षणों के बाद एक गड़गड़ाहट भरी ध्वनि पूरे विश्व में गूंज उठी। विशाल आग का गोला ज्वालामुखी के फटने की तरह फटा और तुरंत ही प्रकाश की असंख्य लाल धारियों में परिवर्तित हो गया। वे पंखे के आकार में घनी और भारी मात्रा में भाले के साथ आगे बढ़े। इस समय उनके लिए चकमा देना पहले से ही असंभव था। भाले की शक्ति की सीमा के भीतर 8वें चरण के कई राक्षसी कमांडर पागलों की तरह अपने हथियार लहरा रहे थे। बैंग बैंग बैंग! 8वें चरण के कुछ राक्षसी कमांडर पीछे हट गए, और जब क्षेत्र में शांति लौटी तो तांग हुआन के सामने वेयरवुल्फ और भालू आदमी के पंजे, जो अपने हथियारों को पकड़े हुए थे, वास्तव में कांप रहे थे। ये स्पष्ट था कि उन्होंने बहुत अधिक ऊर्जा व्यय की थी। उन दोनों ने तांग हुआन की पिछली चाल, गहन अग्नि परिवर्तन, के अधिकांश हमले को सहन किया था। सब लोग एक साथ हमला करो! एक 8वीं श्रेणी का राक्षस मानव अचानक धीमी आवाज में दहाड़ा। आसपास के दर्जन भर कक्षा 8 के जादुई कमांडर सभी उत्साहित थे। तांग हुआन के साथ उनकी मुलाकात के बाद से शुरुआती क्षण को छोड़कर बाकी समय व्यवहारिक रूप से तांग हुआन का व्यक्तिगत प्रदर्शन ही रहा था। तुम अब भी लड़ना चाहते हो? सब लोग
पहले इस जगह पर एक नज़र क्यों नहीं डालते? ये सुनकर तांग हुआन ने अपनी भौं उठाई और नीचे की ओर इशारा करते हुए ठंडी हंसी हंस दी। तांग हुआन के शब्दों को सुनकर न केवल तांग हुआन को घेरने वाले दानव जनरल थोड़ा हैरान हो गए, बल्कि सामने से भाग रहे विशेषज्ञ भी चौंक गए। उसके बाद वे सभी उस ओर देखने लगे जहां तांग हुआन खड़ा था, और उन्हें एहसास हुआ कि उसके पैर लुओफू सेंट पर्वत के तल पर जेड जैसी जमीन पर चल रहे थे। इसका मतलब ये था कि तांग हुआन पहले ही 3 कुलों के सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। इस क्षेत्र और आसपास की मिट्टी के बीच एक स्पष्ट सीमा थी। इसे एक नज़र में देखा जा सकता है। विरासत के नियमों के अनुसार जब तक वे सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, चाहे उनमें एक दूसरे के प्रति कितनी भी नफरत क्यों न हो, वे तुरंत वध रोक देंगे। अचानक कई राक्षसी प्राणियों के चेहरे अस्त व्यस्त हो गए। दानव कबीले के बाकी विशेषज्ञों की आंखें उदास हो गईं। दानव कबीले के जो लोग पीछे से दौड़कर आए थे, उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो एक दूसरे को देखा। वे सभी एक दूसरे की आंखों में अत्यधिक अनिच्छा देख सकते थे। क्या तांग हुआन, जैसा कि हमारे मानव कबीले के उपकरण विधि प्रतिभा और मार्शल प्रतिभा से अपेक्षित है? प्रशंसनीय, सराहनीय। हाँ, मैं सचमुच हंसते हंसते मर जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत अब भी यहाँ आने की है। आप हमारे सभी मानव कुलों के दुश्मन हैं। कोट। मानव कबीले के कई युवा विशेषज्ञ भी दौड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तांग हुआन कहाँ खड़ा है, तो वे जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सके। तांग हुआन वास्तव में सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसके पीछे का पैर व्यवहारिक रूप से सुरक्षित क्षेत्र के किनारे के समान स्तर पर था। जब तक तांग हुआन का पैर थोड़ा पीछे रहेगा, तब तक उसे पूरी तरह से सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं माना जाएगा। इस समय सभी को अंततः समझ में आ गया कि वे दानव कबीले इतने अनिच्छुक क्यों थे। इतनी छोटी दूरी पर कौन रुकने को तैयार होगा? एक के बाद एक मानव कबीले की हंसी सुनकर दानव कबीले के विशेषज्ञ क्रोधित हो गए, विशेष रूप से 8वें चरण के कमांडर इन चीफ जिन्होंने तांग हुआन को घेर लिया था, वे और भी अधिक क्रोधित हो गए। अंततः वे उसे सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही रोकने में सफल रहे। पहले तो उन्होंने सोचा कि वे उसे सुरक्षित क्षेत्र के बाहर ही कम से कम समय में मार सकते हैं, इससे पहले कि मानव कबीले, जो उनका पीछा कर रहे थे, उसे रोक सकें। लेकिन किसने सोचा था कि सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे? यह अज्ञात था कि क्या यह व्यक्ति सच्ची अग्नि के साथ जुड़ गया था, या उसने मानव कुल से किसी प्रकार की विशेष तकनीक सीखी थी। न केवल उसकी शक्ति अतुलनीय रूप से अत्याचारी थी, बल्कि उसने जो गर्मी पैदा की वह अत्यंत भयावह थी, जिसने उन्हें अचंभित कर दिया। यद्यपि उन्होंने उसे सफलतापूर्वक घेर लिया, लेकिन वे अचंभित थे और लगातार पीछे हटते रहे, जबकि दूसरी ओर से लगातार गोलियां चलती रहीं। परिणामस्वरूप उन्होंने दूसरे पक्ष को दुनिया की परवाह किए बिना सुरक्षित क्षेत्र में कदम रखने दिया। अब न केवल वे मानव कबीले के उपहास का पात्र बन गए थे, बल्कि तियान कबीले के जादूगर भी आसमान में ऊपर से उनकी ओर इशारा कर रहे थे और अपनी आवाज़ों से उनका उपहास कर रहे थे। उनके लिए ये स्वीकार करना कठिन था कि 8वें चरण पर 10 राक्षसी कमांडरों का एक समूह मानव कबीले को रोकने में असमर्थ था। इसके अलावा उन मानव कबीले के कमीनों ने जो कहा, उसके अनुसार यह आदमी केवल स्टेज 7 का मार्शल मास्टर था, जिससे उनके लिए इसे स्वीकार करना और भी मुश्किल हो गया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह आदमी मानव कबीले की तरफ से था, जो 8वें चरण के शिखर पर था। ये तांग हुआन कहाँ से आया? रुको, तांग हुआन, आपका नाम तांग हुआन है? क्या तांग हुआन निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलीन हो गया था? स्तर 8 के राक्षसी व्यक्ति का चेहरा अचानक बदल गया, उसकी आंखें सीधे तांग हुआन को घूर रही थीं। उसे अचानक याद आया कि उसने इस नाम के बारे में पहले भी सुना था। ये एक टूल्स मेथड जीनियस लग रहा था जो आधे साल से अधिक समय से ह्यूमन क्लान में प्रसिद्धि पा चुका था। तांग हुआन निर्वाण पवित्र अग्नि। कोट। एक क्षण के लिए स्तब्ध रहने के बाद दानव कबीले के कई विशेषज्ञों को ऐसा लगा जैसे वे किसी स्वप्न से जाग गए हों। बात बस इतनी सी थी कि जब उन्होंने तांग हुआन का नाम सुना तो उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। हालांकि जब उन्होंने निर्वाण पवित्र अग्नि ये 4 शब्द सुने तो वे तुरंत होश में आ गए। यहाँ तक कि वे लोग जो दूर शांत महाद्वीप में रहते थे, उन्होंने भी तांग हुआन द्वारा मूल महाद्वीप में मचाए गए उत्पात के बारे में सुना था। ये भी कहा गया कि 2 लोगों के मैदान के युवा मास्टर फेंजी ने तांग हुआन की हत्या करने के लिए जानबूझकर मूल महाद्वीप में घुसपैठ की थी, और यहाँ तक कि क्रोध के सागर के भीतर छिपे हुए मरफोक को भी संगठित किया था। इसके अलावा एकांत रात्रि दिव्य महल के हत्यारे भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने उसी समय कार्रवाई की थी। इस तरह के एक प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा वास्तव में लुओफू दुनिया में आए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिस समय इस व्यक्ति ने ये कदम उठाया, गर्मी इतनी भयावह थी। ये पता चला कि वह कोई साधारण सच्ची अग्नि नहीं, बल्कि 5 महान आध्यात्मिक अग्नि में से एक, निर्वाण पवित्र अग्नि, को सक्रिय कर रहा था। बिल्कुल,
तांग हुआन हंसा, उसकी नज़र तेजी से चारों ओर घूम गई, लेकिन उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। लुओफू सेंट पर्वत का तल सुरक्षित क्षेत्र बन गया। इसका कारण यह था कि मानव कबीला, तियान कबीला और दानव कबीला सभी इस स्थान पर लड़ाई न करने के नियमों का पालन करते थे। ऐसा इस स्थान पर किसी निषेध के कारण नहीं था। यदि दानव कबीला मानव कबीले के विरुद्ध पूरी ताकत से आगे बढ़ जाए और उसे मारना चाहे तो सुरक्षित क्षेत्र नहीं रह जाएगा। इसके अलावा तांग हुआन उसके बारे में चिंतित नहीं था। यदि उनका नाम उजागर नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन अभी जब मानव कबीले के लोग मजाक कर रहे थे तो उन्होंने अनजाने में उसका नाम बता दिया था। हालांकि अगर ऐसा हुआ भी तो तांग हुआन चिंतित नहीं था। जब वे लड़ते थे तो ये तांग हुआन के लिए और भी अधिक नुकसानदेह होता था, लेकिन अभी 7वें चरण के और भी अधिक राक्षस आसपास के वातावरण में घुल मिल गए थे। यदि वास्तव में कोई अराजक लड़ाई होती तो तांग हुआन निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को अत्यंत दर्दनाक यादों के साथ छोड़ जाता। विचार के एक क्षण में तांग हुआन के होठों के कोने एक अदृश्य व्यंग्य में बदल गए। तांग हुआन, आप वास्तव में मानव कुल के एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। अभी अभी आपने सचमुच हमारी आंखें खोल दी हैं। 8वें चरण वाला राक्षसी आदमी धीरे से बोला, चुपके से अपने आसपास के अन्य राक्षस मार्शलों से नजरें मिलाते हुए, भयावह रूप से हंसते हुए। हालांकि कितने अफसोस की बात है, ये लुओफू दुनिया है, आपके मानव कबीले का गौरव महाद्वीप नहीं। इसे करें। कोट। बात करते समय 8वें चरण पर राक्षस व्यक्ति जोर से चिल्लाया और दोनों पात्र अचानक पवित्र पर्वत के पैर पर फट गए। उसी समय उसने और आसपास के स्टेज 8 के दानव कमांडरों के दर्जन भर लोगों ने अपने हथियार लहराए और तांग हुआन की ओर टूट पड़े जो घेरे के केंद्र में था। लेकिन जैसे ही 8वें स्तर के राक्षसी व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, तांग हुआन ने पहले ही एक कदम आगे बढ़ाया और दाईं ओर छलांग लगा दी। उसके हाथों में मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स लांस एक चमकदार चमक के साथ फट गए और जैसे ही वे कांपने लगे, उसका भाला पहले से ही बिजली की तरह चमक रहा था और वह 8वें स्तर के वेयरवुल्फ की ओर जा गिरा। घटनाओं के इस अचानक परिवर्तन से आसपास के सभी मानव कबीले और विशेषज्ञ अचंभित रह गए। कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता है? हालांकि जैसे ही दोनों पक्ष अपने हमले शुरू करने वाले थे, अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक जबरदस्त चीख गूंजी।